चलो तो लास्ट क्लास में एक बहुत ही आसान चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर का नाम था जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू पे ले आया कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने ये देखा था कि जो जॉइंट कॉस्ट होती है उसको कैसे जॉइंट प्रोडक्ट्स में अपोर्शन किया जाता है। यानी कि हमने मेथड्स देखे थे कि व्हाट आर द मेथड्स फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो हमने दो तरह के मेथड्स की बात करी थी। एक हमने बोला था कॉमनली यूज मेथड और दूसरा हमने बोला था अदर मेथड्स। कॉमनली यूज मेथड्स में तीन मेथड्स पढ़े थे। एक फिजिकल यूनिट मेथड, एक नेट रिलाइजेबल वैल्यू एनआरवी मेथड और एक था टेक्निकल एस्टिमेट। टेक्निकल एस्टिमेट में तो खैर कुछ नहीं है। इसमें फिजिकल यूनिट मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनआरवी मेथड। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं एक्सपेक्टेड रहता है कौन सा मेथड आएगा, वो एनआरवी मेथड होता है। वो आप देखोगे भी, आज हम लोग स्टडी मैट के अपने क्वेश्चंस भी देखेंगे जो बेसिकली एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा फिर अदर मेथड्स में भी हमने देखा था कि एक मार्केट वैल्यू मेथड था। तो दो तरह के मार्केट वैल्यू की बात थी, एक था एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एक था मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, राइट। फिर था एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड में मैंने आपको ये भी दिखा दिया था और बताया भी था कि इसमें जो आंसर आता है दैट इज सेम एज फिजिकल यूनिट मेथड। और लास्ट जो मेथड था, चौथा मेथड जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। इस पे अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, छोटा 4 to 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में। और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन करा भी था, इलस्ट्रेशन देखा था, तो ऐसा क्वेश्चन छोटा सा 4 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। तो ठीक है जी, मेथड्स तो मैंने वैसे ऊपर ऊपर से सारे सिखा दिए थे। अब आज एक तो क्वेश्चंस करने ऑफ कोर्स हमको, जो क्वेश्चंस प्रॉपर अच्छे वाले क्वेश्चंस है, और दूसरा हमको एक पास लास्ट जो छोटा सा पार्ट है दैट इज बाय प्रोडक्ट, वो भी करना है। और फिर बस इतना ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो आओ अपने आप अपने क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिस वाले रजिस्टर पे आओ और अपनी बुक खोल सकते हो आप लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, प्रॉपर एग्जाम वाले क्वेश्चंस जो हम एग्जाम्स में देख सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। चलो जी, तो बुक में आ जाओ आप अपने स्टडी मैट में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। और इस तरह के क्वेश्चंस फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट है आप मार्क भी कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले तसल्ली से रीड करो क्या है क्वेश्चन। कह रहा है बटरी बटर इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क, बटर एंड घी। तो ऐसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में, और मैंने बताया भी था कि स्टडी मैट में क्वेश्चन है इस एग्जांपल के ऊपर, छाछ यानी बटर मिल्क, मक्खन, घी। तो बस वही है आपका क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था। तो कह रहा है भाई हम 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक होता है बटर मिल्क, एक होता है बटर और तीसरा है घी। अच्छा, इट परचेजेस प्रोसेस्ड क्रीम एंड लेट इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ चर्निंग until it separates into buttermilk and butter। तो आप बस अपने कॉन्सेप्ट से लिंक करते रहना, कोशिश करना कि आप सारी कड़ी को अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ो। तो जो जॉइंट प्रोडक्ट्स का इस चैप्टर में जो हम लोग बात करते हैं वो हम एक जॉइंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो यहां पे वो कह रहा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल आप ऐसा समझो वो है प्रोसेस्ड क्रीम, और इसको हम एक प्रोसेस में डालते हैं, प्रोसेस का नाम है चर्निंग। और इस प्रोसेस से हमारे 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, एक आता है बटर मिल्क और दूसरा आता है बटर। तो बेसिकली ये हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए कि भाई जहां पे पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है प्रोसेस का, वहां से हमारे 2 प्रोडक्ट्स निकल के आ जाते हैं, दैट इज बटर मिल्क एंड बटर। फिर कह रहा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बटरी बटर परचेजेस 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम। 50 किलो लीटर हमने प्रोसेस्ड क्रीम खरीदा एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर 1000 ml। 1000 ml को आप 1 लीटर भी सोच सकते हो, मतलब वो बस अब बोलने का तरीका है। और डायरेक्टली 100 रुपीज पर लीटर बोल सकता था, बट उसने 1000 ml बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, आप मन में इसको पढ़ लो 100 रुपीज पर लीटर। तो हमने 50 किलो लीटर प्रोसेस्ड क्रीम खरीदा और रेट क्या है 100 रुपीज पर लीटर। इसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब शायद आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में याद भी दिलाया था, लेबर और ओवरहेड्स। हाँ, लेबर एंड ओवरहेड्स को मिला के हम लोग बोल देते कन्वर्जन कॉस्ट, बिल्कुल। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में भी यूज होता था।
ठीक है। तो बेसिकली अब अगर आपने जॉइंट कॉस्ट पूछू आपसे, अभी कैलकुलेशन कुछ नहीं कर रहे, वो तो हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, बट अभी बस अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जॉइंट कॉस्ट की जब मैं बात करूंगा तो मेरी जॉइंट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ गई। एक तो प्रोसेस स्क्रीन की कॉस्ट आ गई, प्रोसेस स्क्रीन को आप सिंपली स्पीकिंग मटेरियल कॉस्ट भी मान सकते हो, और प्लस एक जो आपका ये जो आपका कन्वर्जन कॉस्ट दे रखा है वो आ गया। इन दोनों को मिला के आपकी जॉइंट कॉस्ट निकल के आ गई। ठीक है ना, बस क्लैरिटी रखनी जरूरी है। अच्छा, फिर क्या रहा है, मैं वापस से रीड कर रहा हूं। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000 वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट वेयर टू सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस, दैट इज बटर मिल्क एंड बटर। मतलब फिर वही बता रहे हैं कि हमारे दो जॉइंट प्रोडक्ट्स निकल के आए यहां से, और दोनों सेलेबल है। सेलेबल का मतलब वही जो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि इसका मतलब ये मार्केट में बिक सकते हैं। ऑफ कोर्स आप मार्केट से खरीदते हो, बटर मिल्क भी खरीदते हो, बटर भी खरीदते हो, तो वही बात है कि बटर मिल्क और बटर दोनों भी मार्केट में बिक सकते हैं। अब वो जो किचन वाला एग्जांपल था हमने जो डिस्कस किया था, वो आप कह रहे हैं जो ये बटर है इट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू घी। तो याद है ना, हमने बोला था हम अपने घर में किचनों में भी देखते कि भाई मलाई से पहले मक्खन निकाला जाता है और फिर उससे घी निकाला जाता है। तो कह रहे हैं जो बटर निकला है मक्खन, इसको आप और फर्दर प्रोसेस करके और क्या बना सकते हो, आप घी बना सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, जनवरी की प्रोडक्शन सेल्स इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो बटर मिल्क में कह रहा है कि कितना हमने किलो लीटर या टन, मतलब किलो लीटर टन एक ही बात होती है, कितना किलो लीटर हमने प्रोड्यूस करा बटर मिल्क का, 28 किलो लीटर, और कितनी क्वांटिटी बेची, पूरे 28 किलो लीटर बेच भी दी। और सेलिंग प्राइस बता रहा है, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 रुपीज, राइट, पर लीटर। याद है, मतलब ध्यान से पढ़ना, सेलिंग प्राइस पर लीटर दे रखी है आपको। अच्छा, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, बाय चांस कोई बताएगा? एवी मुझे क्लिक कर गया। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते होंगे? 1000। हाँ सही, मतलब ठीक है, ये बेसिक मेंसुरेशंस पढ़ते थे ना बचपन में स्कूल में, चैप्टर मेंसुरेशंस, वही वाली बात है। तो बेसिकली वो किलो लीटर मींस 1000 लीटर। तो सेलिंग प्राइस बता दी उसने, और सेल्स क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी दोनों बता दी। फिर बटर की कह रहा है 20 किलो लीटर हमने बनाया, लेकिन सेल्स क्वांटिटी 0 कह रहा है और सेलिंग प्राइस भी 0 कह रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने बोला था देखो बटर जो था वो फर्दर प्रोसेस होके घी में तैयार हो सकता है। तो इसका मतलब पता है आपसे क्या बता रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि इसका मतलब हमने बटर को फर्दर प्रोसेस किया है, हमने सारे बटर को, पूरा जितना हमारा बटर निकला उसको हमने मार्केट में बेचने की जगह पूरे के पूरे को फर्दर प्रोसेस करा। तो 20 किलो लीटर बटर निकला था, उससे हमने फर्दर प्रोसेस करके कितने किलो लीटर घी बनाया, 16 किलो लीटर घी बनाया। अगर इन किचन में आप देख लेना कि भाई ज्यादा मक्खन आप लगाते हो ना तो कम थोड़ा घी निकल के आता है, तो ठीक है, वो सारी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट मेन बात यह है कि भाई हमने सारा का सारा बटर फर्दर प्रोसेस किया इनटू घी, और फिर इसको हमने मार्केट में बेचा है। ये 16 किलो लीटर घी को हमने मार्केट में बेचा किस रेट पे, 480 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, चलो, और देखो अब नीचे वो सेम कहानी आपको बता भी रहा है अंग्रेजी में लिख के, ऑल 20 टन ऑफ बटर वर फर्दर प्रोसेस्ड एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये तो हमें समझ आ गया कि भाई हमने सारे बटर को फर्दर प्रोसेस करा, लेकिन मेन क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000 टू यील्ड 16 किलो लीटर ऑफ घी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का यहां पे पता है क्या मतलब है, इट मींस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बता रहा है आपको कि भाई फर्दर प्रोसेस एक्स्ट्रा हमने जो एडिशनल कॉस्ट इनकर करा वो 1,20,000 का करा, और उससे हमारा 16 किलो लीटर का घी निकला। देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ बटर मिल्क, बटर और घी। और ये वैसे आपको टेबल से समझ भी आ गया होगा, जितना एग्जैक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही बेच रहे हैं, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की कोई यहाँ पे बची ही नहीं, बात बची नहीं, और बची भी होती तो इतना उससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, अच्छा, ये सारी कहानी जनवरी की हो गई, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब बस रिक्वायरमेंट रीड कर लो। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कह रहा है, शो हाउ जॉइंट कॉस्ट बी अपोर्शन बिटवीन बटर मिल्क एंड बटर। क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट तो हमारे बटर मिल्क और बटर है, घी तो बटर को और फर्दर प्रोसेस करके निकल रहा है, तो मेन जॉइंट प्रोडक्ट्स तो दो ही हैं, बटर मिल्क एंड बटर। तो कह रहे हैं कि बताओ आप इसकी कैसे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट या अपोर्शन करोगे। मेथड आपको जो यूज करना है दैट इज एनआरवी मेथड। मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा यही मेथड आता है, एनआरवी मेथड। ठीक है, तो एक तो हमको ये लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर, और बाकी सेकंड पूछ रहा है हेल्दी बोन्स ऑफर्स टू, ये एक सेपरेट एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, बट रीड कर लेते। हेल्दी बोन्स ऑफर्स टू परचेज 20 टन्स ऑफ बटर इन फेब्रुअरी। मतलब मानो कि जनवरी से हम अगले महीने में आ गए फेब्रुअरी में, ये मान लो कि सेम प्रोडक्शन हमारी चली, सेम प्रोडक्शन हमने करी,
फरवरी में भी। तो फरवरी में क्या हुआ, अगले महीने हमारे पास एक ऑफर आया किसी कंपनी से जिसका नाम है हेल्दी बोन्स। उन्होंने बोला एक काम करो भाई, आपने जो मक्खन निकाला ना 20 टन का, आप उसको घी में करने की जगह आप हमें बेच दो इस मक्खन को 360 रुपए पर केजी के हिसाब से। ठीक है, पर केजी मतलब लीटर ही समझ लेना, क्योंकि यहां पे उसने लिखा है लीटर भी मान लो, एक केजी मान लो, लगभग सेम ही बात हो गई। तो 360 रुपए के रेट के हिसाब से आप हमको ये मक्खन बेच दो। तो वो आपसे पूछ रहा है इन केस बटरी बटर एक्सेप्ट दिस ऑफर नो घी वुड बी प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर आप सारे मक्खन को एज इट इज बेच दोगे तो आपके पास घी बनाने के लिए मक्खन थोड़ी बचेगा। तो मैंने आपको ये भी कहानी बताई थी, दो ऑप्शन होते, या तो आप जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करो और फिर बेचो, या एज इट इज जॉइंट प्रोडक्ट को बेच दो। तो आपके पास यहां पे दो ऑप्शन हो गए। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है सजेस्ट करो कि क्या बटरी बटर को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके घी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो ये आपको डिसीजन मेकिंग एज अ मैनेजर लेनी है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो एक सेपरेट पार्ट है, मेन मतलब पहले हमें फर्स्ट पार्ट पे वर्क करना है, और फर्स्ट पार्ट डील करता है विद द अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो आओ मेरे साथ करो, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं पूरा चैप्टर ही आसान है। तो सबसे पहला आप हमेशा जो काम करने की कोशिश करना इस तरह के क्वेश्चन में, स्पेशली जहां पे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली जॉइंट कॉस्ट नहीं पता, उसने अलग अलग कॉस्ट का ब्रेकअप दिया है बट आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट तो पता नहीं ना, तो सबसे पहले माइंड में भाई जॉइंट कॉस्ट निकाल लो कि भाई टोटल जॉइंट कॉस्ट है कितनी। ठीक है ना, जॉइंट कॉस्ट कितनी है, फटाफट से बस दो कॉस्ट है, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आओ जी बस क्वेश्चन पढ़ते चलो। तो क्या बोला था उसने, वापस से ऊपर से आ जाओ, यहां से शुरू करो। तो उसने बोला था हमने 50 किलो लीटर खरीदा था, क्रीम खरीदा था 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो वेरी सिंपल, 50 किलो लीटर है तो पहले तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलो लीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, और रेट आपको पर लीटर ही दे रखा था, कितना था 100 रुपए पर लीटर, तो रेट आपको 100 रुपीज पर लीटर ही दे रखा था। तो आपको इससे टोटल मटेरियल की कॉस्ट पता लग के आ गई। तो ये आई थिंक कितनी आ रही होगी, 50 लाख, 50 लैक्स। ठीक है ना, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि ये आपको डायरेक्टली दे रखा है, कन्वर्जन कॉस्ट 1 लाख रुपीज। तो बस यही हमारा प्रोसेस का टोटल कॉस्ट हो गया। तो टोटल कॉस्ट निकल के आ गया 51 लैक्स, और इसी को इस चैप्टर के हम लोग क्या बोल देते हैं, जॉइंट कॉस्ट बोल देते हैं, क्योंकि ये जॉइंट प्रोडक्ट्स के लिए कॉस्ट इनकर की जाती है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट जॉइंट कॉस्ट। तो सबसे पहला काम क्या कर देने का कि जॉइंट कॉस्ट देख लो। अगर तो किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली टोटल जॉइंट कॉस्ट जो खुद ही बता रहे तो काम समाप्त हो गया, बट इस तरह के क्वेश्चन में आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले निकाल लिया जॉइंट कॉस्ट, पहला स्टेप ओके हो गया। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको क्लियर कट बता रखा है कि आपको इस जॉइंट कॉस्ट को एनआरवी मेथड यूज करके अपोर्शन करना है। इसका मतलब आपके पास दो जॉइंट प्रोडक्ट है, एक है बटर मिल्क, एक बटर। तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों की एनआरवी फाइंड आउट करनी है, और फिर एनआरवी जब फाइंड आउट कर दोगे उसके बेसिस पे आपको इस जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, एज सिंपल एज दैट। तो अगला पार्ट आपका मेन क्या है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी। ठीक है, तो अगला आप सेकंड पॉइंट डाल के लिख सकते हो, ये फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई और ये सेकंड कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड एनआरवी। और याद रखना जहां तक हो सके, मतलब जहां भी पॉसिबल हो, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं, अपने नोट्स में लिखा होगा, मैंने आपको एनआरवी की कैलकुलेशन का एक काइंड ऑफ फॉर्मूला लिखवाया था, ये रहा देखो। ठीक है, तो जहां पे भी पॉसिबल हो आपको एनआरवी फाइंड आउट करने के लिए यही तरीका यूज करना है, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं मारना, आपको एनआरवी कैलकुलेशन के लिए यही यूज करना है। फाइनल प्रोडक्ट जो सेल वैल्यू है उसमें से प्रॉफिट मार्जिन हटाओ और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हटाओ, अगर कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्स्ट्रा है वो भी हटाओ, मतलब ये सब हटा के जो आपकी वैल्यू बचती है उसको हमें एनआरवी बोलना है हमेशा। इवन दो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने गलती कर रखी है, उन्होंने ये मेथड नहीं यूज किया जब उन्हें करना चाहिए था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है, आपको हमेशा एनआरवी कैसे निकालना है, जो मैंने आपको तरीका दिखाया वैसे यूज करके। ठीक है, तो बस ये क्लैरिटी रखना, बस फिर ये मेथड में कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो एक है बटर मिल्क, एक है बटर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको लेना है सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि फर्दर प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हो,
अगर आप अपने जॉइंट प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो तो जो फर्दर प्रोसेसिंग करके जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जैसे इस केस में बटर को घी में कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी सेल वैल्यू लेनी है। अच्छा सर, अगर कोई प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो भाई जो प्रोडक्ट है उसकी सेल वैल्यू ले लो, सिंपल हो गया। तो वेरी सिंपल। जैसे बटर मिल्क की अगर मैं बात करूं, बटर मिल्क तो हमें पता है फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो आपके पास बटर मिल्क की क्या है, आपके पास बटर मिल्क की खुद की ही सेलिंग प्राइस है 30 रुपए की। ये तो आपको पता है कि यही फाइनल प्रोडक्ट है। हमारे बटर मिल्क के केस में दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो आपको बस इसकी सेल वैल्यू ले लेनी है। तो 28 किलोलीटर था, अगेन वही, पहले इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, और पर लीटर का आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना है, 30 रुपीज है, सॉरी 30 रुपीज। और जब मैं बटर की बात करूंगा, अब बटर में आपको क्या देखना है, बटर के केस में फाइनल प्रोडक्ट घी है, तो आपको हमेशा वही लेना है, फाइनल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस लेनी है। तो अगेन वही 16 किलोलीटर है और रेट है 480, तो 16 किलोलीटर है और वही 1000 से मल्टीप्लाई करके पहले लीटर में कर देने का, और फिर इसको आपको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 480। चलो 480, चलो जी निकाल लेते हैं। 28,000 इंटू 30, तो ये आ रहा है कि 840, ठीक है, 8,40,000। 76,80,000। वेरी गुड, ठीक है, 76,80,000, थैंक यू, बिल्कुल सही। और फिर जो जो भी आपको फॉर्मूले के हिसाब से जानकारी अवेलेबल है वो आप माइनस कर दो। अब प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल नहीं है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, बट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको पता है। अगेन किसके केस में, सिर्फ बटर के केस में, क्योंकि बटर मिल्क तो हो ही नहीं रहा ना फर्दर प्रोसेस, तो बटर के केस में आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, जो कि आपको यहां दे रखा था 1,20,000। तो आप हमेशा बच्चों याद रखना यही फॉर्मूला यूज करना, अनलेस अंटिल फाइनल प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल ही नहीं है या जानकारी अवेलेबल नहीं है, आप हमेशा यही तरीका यूज करना, ठीक है। तो ये करके आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पता लग जाएगी। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में हम लोग, आपको याद होगा जो मेथड हमने करा था, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेसिकली निकालते हैं, इसलिए सारी मत्था पच्ची हम लोग करते हैं। तो बटर मिल्क में तो ये 8,40,000 ही आ रहा है, लेकिन बटर अब के केस में कितना आ रहा है, 75,60,000 आ रहा है ना, 75,60,000 आ रहा है आपका ये एनआरवी लो, ठीक है। और अगर आप चाहो अपना आगे कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, आप इसके रेशियो भी निकाल लो। अगर आपको रेशियो निकालना इजी लगता है कि इसका रेशियो में सिंप्लीफाई कर दो, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 84 इंटू 9 करके देखना, ये 756 ही आता है। तो बेसिकली ये जो इसका रेशियो निकल के आ गया ना, ये 1:9 आ गया। जरूरी नहीं है, ऑफकोर्स मैथमेटिकली आप कैसे भी निकाल लो। तो ये 1:9 के केस में हमें, मतलब एनआरवी का हमें रेशियो पता लग गया, और अब आपको बस जॉइंट कॉस्ट इस रेशियो में बांट देना है, काम खत्म, ठीक है ना। तो अब आपका मेन जो कह सकते हो जो आंसर है, जो उसने फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली में पूछा था, वो पूछा था अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। प्रॉपर मतलब प्रेजेंटेशन है, आपको अच्छा अच्छा जितना हो सके लिखना है, एनआरबी मेथड, राइट। रेशियो तो हम ऊपर निकाल के दिखा ही चुके हैं, तो अब तो कुछ नहीं, 2 लाइन में काम आपका हो जाएगा। तो अगर मैं बटर मिल्क की बात करूं, तो हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी हमने ऊपर निकाली थी फर्स्ट कैलकुलेशन में, 51 लाख। तो इसमें कितना एलोकेट हो जाएगा, 1/10, 1:9 के हिसाब से। और अगर मैं बटर की बात करूंगा तो 51 लाख रुपीज की जॉइंट कॉस्ट, इसमें इसको कितना पोर्शन कर देंगे, 9/10। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5,10,000, और ये शायद आ रहा है 45,90,000। तो टोटल हमारा 51 लाख का जो जॉइंट कॉस्ट था वो इस तरह से अपोर्शन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है ना, मतलब एक ही है। मैंने आपको एक सिंपल पॉइंट याद दिला दिया कि भाई जब आपको एनआरवी की कैलकुलेशन करनी है तो वही वाला आपको, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला टाइप लिखवा रखा था वो यूज करना है, बस उतनी बात आपको याद रखनी है, फिर आगे काम आपका आसान है, क्योंकि बाकी तो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, होगी तो पूछ लेना बिल्कुल। और अब मैं जरा सेकेंड पार्ट पे आता हूं। अब सेकेंड पार्ट में, मतलब मैंने आपको इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लिखवाया, तो बस ये यहीं से क्लियर हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर लोगे सेकेंड पार्ट भी। तो सेकेंड पार्ट एक बार वापस से याद कर लो क्या था। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा था कि हमारे पास अब 2 ऑफर्स है, मतलब हमारे पास बेसिकली 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो 20 टन हमारा बटर निकल रहा है उसको हम लोग ये हेल्दी बोन्स नाम की कंपनी को बेच दे 360 रुपए पर केजी या पर लीटर के हिसाब से,
और दूसरा ऑप्शन तो हमारा वही जो पहले चल रहा था कि हम इसको घी में फर्दर प्रोसेस करके फिर इसको 480 रुपए के हिसाब से बेच दें। हाँ, अब जब घी में प्रोसेस करेंगे तो हमें यह भी पता है कि हमें एक्स्ट्रा और एडिशनल 1,20,000 का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। अब आपको क्या सोचना है, आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज करना है। अब जाहिर सी बात है यार, इतने तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं, हम कॉमन सेंस क्या लगाएंगे, हम बस चेक कर लेंगे कि भाई दोनों में हमें फायदा कहां हो रहा है। फायदा का मतलब आप सीधा सीधा प्रॉफिट बोल लो या इनकम बोलो, आप देख लोगे कि नेट में दोनों में हमें इनकम कहां ज्यादा मिल रही है। जहां ज्यादा इनकम मिल रही होगी वही वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना। तो इसका कोई ऐसा कोई रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला कुछ है थोड़ी ना, आपको तो बस कॉमन सेंस अप्लाई करना है, राइट। तो आप यहां पे लिख लो, चाहे तो जो बात मैंने आपको हिंदी में समझाई वो आप यहां पे अंग्रेजी में भी लिख लो ताकि आप बाद में इसको रेफर कर पाओ। फॉर एनालिसिस ऑफ ऑफर of healthy bones, we will check whether further processing butter into ghee will yield an incremental income। ठीक है, इंक्रीमेंटल इनकम को अंडरलाइन कर लो। इंक्रीमेंटल इनकम का शायद मतलब आप समझ गए होगी कि भाई कि अगर हम बटर को घी में कन्वर्ट करके फिर बेचते हैं तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, बस ये चेक करेंगे और नॉट। अगर हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है कि बटर को घी में करके हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप क्या डिसीजन लोगे, आप बोलोगे ठीक है भाई हम तो बटर नहीं बेचेंगे, हम तो घी ही बेचेंगे, क्योंकि भाई ज्यादा जहां मुनाफा हो रहा है वही तो काम करेंगे हम। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है तो हम लोग ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं भाई हम तो भाई घी बना के बेचेंगे, हमें ऑफर नहीं लेना। तो मेन बात क्या है, आपको चेक करना है दोनों केस में से आपको एक्स्ट्रा कहां मिल रहा है, आप ज्यादा कहां कमा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीकों से मतलब एक कैलकुलेशन कराऊंगा और आप मुझे लगता है खुद भी कर ही लोगे कैलकुलेशन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आओ इसी को एनालाइज करते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 ये है कि हम ऑफर को एक्सेप्ट करें। ऑफर एक्सेप्ट करने का मतलब क्लियर रखना कि इसका मतलब हम लोग बटर को बेचे, घी में कन्वर्ट ना करके बटर को बेचे। और दूसरा ऑप्शन है कि भाई हम ऑफर को रिजेक्ट करें, रिजेक्ट ऑफर, कि इसका मतलब हम लोग बटर को बेचने की जगह उसको घी में प्रोसेस करके फिर घी बेचे। ठीक है, तो अब चेक करो अगर दोनों में से जो भी ऑप्शन लेता हूं तो मेरी सेल्स कितनी होगी, मेरा सेल्स या बोल लो या रेवेन्यू बोल लो कितना होगा। तो अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूं तो मैं 20 टन जो भी है या 20 किलो लीटर का बटर बेचूंगा। और कितने पे बेचूंगा, वही लीटर के हिसाब से रेट हमें दे रखा है, कितना बताया था उसने रेट, ऑफर में क्या रेट था हमारे पास, किधर गया, ये रहा 360 रुपए, हाँ 360 रुपीज। तो मैं 360 रुपए के हिसाब से 20 किलो लीटर बटर बेचूंगा। और अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे मुझे लिखना की जरूरत नहीं, ऊपर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट चलो ऐसे कर लो इसको, तो मैं 16 किलो लीटर या 16,000 लीटर घी बेचूंगा, किस रेट पे, 480 के हिसाब से, जो पहले भी मैं बेच रहा था। तो कितना इनकम दोनों में, या सेल कितनी आ रही है, 20,000 इंटू 360, तो ये आ रही है 72 लाख। और 16,000 इंटू 480 ये आ रही है 76 लाख 80। तो ऐसे तो आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे सर देखो दोनों में से ऑप्शन 2 में ज्यादा सेल आ रही है, ऑप्शन 2 में हमारी ज्यादा सेल है तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करो। बट नहीं, अब आपको यही थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। अब ध्यान से सोचना है आपको ये दिमाग लगाना है कि भाई अगर मैं ऑप्शन 1 यानी ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे को फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ऑप्शन 2 यानी ऑफर रिजेक्ट करके घी बेचूंगा तो मुझे घी बनाने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो आप दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे सर इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो माइनस करो। याद रखना भाई, ये ध्यान रखना, ये हम लोग एनआरवी निकालने के लिए नहीं कर रहे, कहीं आपको लगे कि एनआरवी निकाल रहे, इसमें भी नहीं। हम ये देख रहे हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्योंकि एक रेलिवेंट कॉस्ट है,
ये मेरी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन 1 लेता हूं तो मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ेगी, अगर मैं ऑप्शन 2 लेता हूं तो मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी इनकर। तो इसलिए हमारे लिए अब रेलिवेंट कॉस्ट है, तो मुझे इसको भी कंसिडर करना चाहिए इन माय डिसीजन मेकिंग। तो मैं बोलूंगा यार अगर ऑप्शन 1 लेता हूं तो 0 रहेगी मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और ऑप्शन 2 लेता हूं तो मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,20,000 रहेगी। अब मैं चेक कर लूंगा कि मेरी नेट इनकम कितनी रहेगी। नेट इनकम तो यहां पे 72 लाख रहेगा, और यहां पे कितना हो जाएगा 75,60,000। तो हां, अब आप डिसीजन देख सकते हो, अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि सर अगर हम लोग घी बेच के, मतलब घी बना के बेचते हैं तो हमें नेट में ज्यादा इनकम आ रही है, हमें नेट में इनकम ज्यादा आ रही है। कितने से ज्यादा आ रही है फटाफट से बोलो, कितनी हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है यहां पे 3,60,000 की। तो अब आप दिमाग लगा के बोलोगे कि इसका मतलब सर हमें बटर तो बेचना ही नहीं चाहिए, हमें तो घी ही कंटिन्यू करना चाहिए बेचना, मतलब हमें ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये मैं लिख देता हूं, ये मेरी नेट इंक्रीमेंटल इनकम हो गई। तो ऊपर जो मैंने ये वर्ड यूज किया था ना नेट इंक्रीमेंटल इनकम, ये था कि नेट में मेरी कितनी एक्स्ट्रा इनकम आएगी अगर मैं बटर को घी में कन्वर्ट करके फिर बेचता हूं तो। ठीक है ना, समझ आ गया? पहले बताओ यहां तक समझ आ गया, फिर मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी दिखाता हूं जो थोड़ी और डिफरेंट तरीके से सोचने वाली होगी। आप एग्जाम में कुछ भी कर सकते हो भाई, आपके ऊपर है, बट मेरा काम है आपको दिखाना। तो आप ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन करना भाई, एग्जाम में दोनों में से ऑफकोर्स एक ही यूज करना, फिर हम लोग फाइनल अपना डिसीजन भी लिख देंगे। तो इसका ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, सेम कैलकुलेशन का, सेम लॉजिक का ऑल्टरनेटिव बस प्रेजेंटेशन है। हम बोल सकते हैं सेल वैल्यू ऑफ घी, सेल वैल्यू ऑफ घी, हम बोलते हैं कि भाई ठीक है हमारी घी की सेल वैल्यू 7680 है। फिर इसमें से लेस करते हैं सेल वैल्यू ऑफ बटर अंडर ऑफर, कि भाई ऑफर लेंगे तो बटर की क्या सेल वैल्यू होगी, वो हमने ऊपर ही कैलकुलेट करी थी 72 लाख। तो यहां तक आप क्या बोलोगे कि इसका मतलब घी बेचने से मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू या इंक्रीमेंटल सेल आ रही है, एक्स्ट्रा सेल हो रही है मेरी कितने रुपए की 4,80,000 की। ठीक है ना, लेकिन अब आप में और किसी राह चलते व्यक्ति में यही फर्क है। राह चलता व्यक्ति तो बस इतना देख के खुशी खुशी बोल देगा कि सर 4,80,000 की एक्स्ट्रा सेल है तो ऑफर एक्सेप्ट मत करो, आप घी ही बेचो। लेकिन आपको क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आपको ये दिमाग लगाने की नहीं भाई खाली इतना काफी नहीं, आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव में 0 है, एक ऑल्टरनेटिव में ये 1,20,000 है। तो आपको ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी देना पड़ेगा कि भाई अगर मैं एक्स्ट्रा इतने रुपए का रेवेन्यू कमाना चाहता हूं, अगर मैं 4,80,000 का एक्स्ट्रा सेल कमाना चाहता हूं, तो वो 4,80,000 की सेल कमाने के लिए मेरे को इतना एक्स्ट्रा और कॉस्ट भी इनकर करना पड़ेगा। तो आप वो भी माइनस करोगे, तो अब आपका ये आंसर आएगा वही जो ऊपर भी आया था 3,60,000। आप इसको बोलोगे इंक्रीमेंटल नेट इनकम। ठीक है ना, जॉइंट कॉस्ट को हमने कंसिडर नहीं करना, क्यों? क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो दोनों भी ऑल्टरनेटिव में इनकर हो ही रहा है भाई, आप चाहे बटर बना के बेचो चाहे घी बना के बेचो, जो हमने जॉइंट कॉस्ट निकाला था, जॉइंट कॉस्ट तो दोनों केस में इनकर होगा 5,10,000 रुपए का। आपको घी कितना था 45,90,000 का, सॉरी। तो आप बटर बनाओगे तो भी आपको ये कॉस्ट इनकर करनी है, और घी बनाओगे तो भी इनकर करनी है। तो ये इररेलीवेंट कॉस्ट है, रेलिवेंट कॉस्ट है आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया ना? अब आप डिसीजन ले लोगे कि हाँ भाई 3,60,000 का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल इनकम आ रही है तो हमें ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें घी ही बेचना चाहिए। यहीं पे अगर हमारी जो एडिशनल कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मानो ऐसी बोलता हूं 4,80,000 से ज्यादा होती, ऐसी बोलता हूं, आप मत लिखना मैं यूं खिचड़ियां पका रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं मानो यहां एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट 5 लाख होती है, तो फिर अब आपकी एक्स्ट्रा जो एडिशनल इनकम आती है वो नेगेटिव 20,000 हो जाती। फिर आपका डिसीजन चेंज होता, आप बोलते कि नहीं भाई घी बना के बेचेंगे तो हमारा 20,000 का नुकसान होगा, बटर बेच रहे हैं तो हमारा 20,000 का फायदा हो रहा है। तो फिर आपका डिसीजन चेंज हो जाता अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, बस
तो यही बात करनी थी। और बाकी एग्जाम में फिर फाइनली आप अपनी एडवाइस लिख लोगे, डिसीजन लिख लोगे, या जो भी बोलो, कंक्लूजन लिख लोगे। आप बोलोगे रिजेक्ट द ऑफर एज एक्सेप्टिंग as accepting it would lead to a loss of net income of ₹3,60,000। या ऑफ कोर्स इसको आप अपनी लैंग्वेज में ऊपर घुमा के भी लिख सकते हो कि भाई बिकॉज सिंस अगर हम घी बेचेंगे देन वी विल अर्न एडिशनल नेट इनकम ऑफ ₹3,60,000। मतलब हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में इसको जस्टिफाई कर सकते हो। समझ आ गया ना? तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े ज्यादा मार्क्स कैरी करेंगे। अब इतनी मेहनत करोगे, इतनी प्रेजेंटेशन करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आप कह सकते हो 6 to 8 मार्क्स, अप टू 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है सर, मैं ओके हो गया, आई थिंक बात समझ में आ गई। और ये भी हमें प्रूफ हो रहा है कि चैप्टर कितना आसान है एक्चुअली में। चैप्टर इज वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन वही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आओ, फिर से वही एनआरबी मेथड पिक्चर में आएगा। और बस एनआरबी बोलते ही आपको, बस मैंने जो अभी आपको बताया था कि आपको वो जो मैं फॉर्मूला जहां तक हो सके वो अप्लाई करके फिर एनआरबी निकालनी, और इधर उधर कुछ नहीं सोचना। ठीक है ना? तो चलो रीड करते हैं भी क्वेश्चन क्या कहता है। चाहो तो वैसे मार्क कर लो इसको भी इंपॉर्टेंट, बट आप देख सकते हो वैसे क्वेश्चंस आसान है सारे, है ना? मेन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। चलो, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है सनमून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। मतलब आप समझ लो, आप चैप्टर के हिसाब से ये हमारा जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे हमारे जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए, 5 जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, पांचों की यूनिट्स बता दी, 2,30,000, 25, 20, 75। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब आपको एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? इस लैंग्वेज से, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्योंकि ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट वर्ड आपको सिर्फ इसी चैप्टर में दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर तो इसने अभी तक कहीं जॉइंट प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं करी। तो आपको इस वर्ड से समझ आएगा जब एग्जाम में सवाल आएगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये पढ़ते ही मुझे समझ आ गया, ठीक है, अब ये जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ बात है। तो बेसिकली वो पांचों प्रोडक्ट की स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे सेलिंग प्राइस बता रहा है। ठीक है, और फिर आपको बता रहा है सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 25, 17, 12, 20। तो सर अगर आप नोट करोगे प्रोडक्ट डी के केस में इसने सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं दी, 0 बोली बेसिकली। इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें यह समझ आया कि भाई प्रोडक्ट ए फर्दर प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्ट बी फर्दर प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्ट सी हो सकता है, प्रोडक्ट ई भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट डी जो भी प्रोडक्ट होगा बाय नेचर ये फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता। यानी ये आप सिर्फ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच सकते हो। ठीक है ना? और ये बात हो सकता है उसने आगे लिखी भी होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट 3590 है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कॉस्ट जो भी है वो 5,47,000 है। ये तो आपको सीधा सीधा क्या बता दिया? जॉइंट कॉस्ट। ये दोनों मिला दोगे, अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जोड़ के जॉइंट कॉस्ट आया था, यहां पे भी सेम थिंग, दोनों जोड़ के हमारा जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, विच आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो क्वेश्चन है आपको मेथड बता दिया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देख लो, ए का होगा, बी का होगा, सी का होगा, ई का होगा, डी का नहीं होगा क्योंकि डी तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं। तो पांचों या आई शुड से चारों प्रोडक्ट के आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी बता दिए डायरेक्टली। अच्छा, इसके अलावा एक आपको कुछ नया सा दिख रहा है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट 4,73,000। ठीक है, तो इसको हम लोग लेटर यूज करेंगे। यानी हमारा जो जॉइंट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो जॉइंट कॉस्ट को हम अपोर्शन करते हैं उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। एक अलग ही कोई फिक्स कॉस्ट है, इसका क्यों दे रखा है वो आपको अभी समझ आएगा। जब आप रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे तो समझ आएगा कि फिक्स कॉस्ट आपको क्यों दे रखा है। मतलब अगर मैं स्पेसिफिकली इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो उससे कोई लेना देना नहीं है फिक्स्ड कॉस्ट का। आपको तो जॉइंट कॉस्ट चाहिए और सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट चाहिए, दैट्स इट। और कोई इसके अलावा तीसरी कॉस्ट आपको नहीं चाहिए इसमें।
ठीक है ना। चलो, तो क्या रिक्वायरमेंट है, बस सवाल खत्म है। बस अब वो कह रहे हैं रिक्वायर करो, मतलब यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कमिंग ईयर्स। तो आपको एक तो स्टेटमेंट बनानी है शोइंग इनकम, सिंपली स्पीकिंग इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस, कि मानो आप ए बी सी ई को फर्दर प्रोसेस नहीं करके बेच देते हो तो आपकी कितनी इनकम आएगी। इनकम का मतलब सिंपली मतलब यहां पे हो गया प्रॉफिट। तो आपको एक प्रॉफिट की स्टेटमेंट निकालनी है, बनानी है, कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती तो फिर आपके कितने प्रॉफिट्स होंगे। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है शोइंग इनकम फोरकास्ट, वही इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड ई आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो अगर आप ए बी सी ई को फर्दर प्रोसेस करते तो आपकी प्रॉफिट की क्या पोजीशन रहेगी, ये भी आपको बताना है। और इसी के लिए ये जो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है क्वेश्चन, बस इसी पर्पस के लिए आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट की जानकारी दे रखी है। ठीक है ना। आई थिंक क्वेश्चन खत्म है। अच्छा नहीं, एक पार्ट और वो पूछ रहा है, कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाय द कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा है, फिर से वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो कह रहा है कि बताओ आपको आपके हिसाब से कंपनी को ओवरऑल क्या करना चाहिए कि उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाए, राइट। यानी अभी तक उसने दो ऑल्टरनेटिव दिए थे, या तो उसने बोला था कोई भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस मत करो, या तो उसने बोला था सारे प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करो। वो आपसे ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मांग रहा है कि भाई आप बताओ कि भाई आप ऐसा क्या प्रोडक्ट का मिक्स बनाओगे कि भाई कोई प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करे बिना बेचो, दूसरे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचो। तो ऐसा आपको मिक्स दिमाग में सोचना है और ये सजेस्ट करना है कि आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या होगा, अकॉर्डिंगली आपको बताना है। और ये सोच के बताना है कि भाई आपके प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां पे आएंगे। ठीक है ना। बेसिकली अगर आप पार्ट 1 और 2 सॉल्व कर लोगे ना, तो ये वाला आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। और यहां पे वो कह रहा है, और ये पार्ट तो मैं वैसे मैं आपको होमवर्क पे दूंगा, वो कह रहा है ये जो आप प्रोडक्ट मिक्स बताओगे इसके हिसाब से फिर से एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ और अब आप उसमें प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो ये पार्ट मैं आपको बाद में होमवर्क में दूंगा, क्योंकि अगेन बहुत ही आसान पार्ट बन जाएगा ये। मैं आपके साथ यहां तक का वाला काम पूरा कर लूंगा, इसके ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा बाद में, क्योंकि वेरी इजी कॉमन सेंस वाला पार्ट है। बट एनीवे, ये तो चलो बात की बात है, पहले हम लोग शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हमें वर्किंग नोट्स और अपनी कैलकुलेशंस पे आना है। और मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम इस चैप्टर में जॉइंट कॉस्ट पिक्चर क्लियर कर लो कि कितनी जॉइंट कॉस्ट है हमारी। अब यहां पे भी उसने टोटल जॉइंट कॉस्ट तो एक साथ दी नहीं ना, तो आप अपना जॉइंट कॉस्ट यहां पे निकाल लो। तो सबसे पहली कैलकुलेशन में कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट, हालांकि है कुछ नहीं, एक लाइन की है बात, बट प्रेजेंटेशन के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, तो एक तो मटेरियल की कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट थी मटेरियल की, आ गया यार ये रहा 35,90,000, हाँ ठीक है 35,90,000। और एक आपकी अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ये है शायद 5,47,000। इनको टोटल कर लो, बस आ गई आपकी जॉइंट कॉस्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे टोटल करके बता दो कितना आ रहा है ये। 4137, सही, ठीक है। तो ये मेरी जॉइंट कॉस्ट आ गई। और हमें पता है इसको हमें कैसे अपोर्शन करना है, एनआरवी के बेसिस पे। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एनआरवी निकाल लेना है। क्योंकि मैंने बोला हमेशा वेर एवर पॉसिबल आपको एनआरवी निकाल के वही लंबे वाले तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना है हमेशा। ठीक है तो अब के बस वो है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, बाकी तो काम वही सेम सही कर रहे हैं हम, ए बी सी डी ई। चलो, हाँ अब जहां पे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही उसमें आप जो इमीडिएट जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी सेल वैल्यू ले लोगे, और जहां पे हो रही है वहां पे आप फाइनल प्रोडक्ट की ले लोगे। मतलब अल्टीमेटली आपको फाइनल प्रोडक्ट जो भी बिक रहा है ना उसकी सेल वैल्यू लेनी है। तो बस क्लरिकल वर्क है और कुछ भी नहीं। तो देख लो, मैं यहां पे फटाफट से एक बार आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट ए में आप 2 लाख यूनिट इंटू क्या लोगे, 25 रुपए, क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट है। बी में 30,000 इंटू क्या लोगे, 17। सी में 25,000 इंटू क्या लोगे, 12। बट डी में क्या लोगे, 20,000 इंटू 10, क्योंकि इसका फाइनल प्रोडक्ट यही है।
और ई में अगेन 75,000 इंटू 20 लोगे। क्लियर हो रहा है ना? तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 लाख इंटू 25, फिर 30,000 इंटू 17, फिर सी में है 25,000 इंटू 12, 25,000 इंटू 12, हाँ ठीक है, 25,000 इंटू 12। डी में ध्यान रखना है, डी में वही 20,000 इंटू 10 लेना है। जो भी फाइनल सेलिंग प्राइस है आपको हमेशा वही लेनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या है सीन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एनआरवी निकालने के लिए आपको हमेशा यही करना है, 75,000 इंटू 20। चलो जी, क्लरिकल वर्क दैट्स इट। तो ये तो शायद 50 लाख ही आएगा, 50 लाख, और ये आएगा 5 लाख 10, ये आएगा 3 लाख, ये आएगा 2 लाख, 15 लाख है ना, हाँ ठीक है 15 लाख। और बताओ माइनस क्या करोगे इसमें से एनआरवी निकालने के लिए? फर्दर, बिल्कुल सही, जिसकी है उसकी लोगे, जिसकी नहीं है उसकी नहीं लोगे, क्या है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो डी में तो नहीं है हमें पता है, और बाकियों की चेक कर लो, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। ए की शायद 1250 थी, बी की 1,50,000 थी, सी की 50 थी, डी की भी 1,50,000 थी। देख लेना, अगर कुछ गलत होगा तो मुझे करेक्ट कर देना प्लीज। बस अगेन फॉर्मूले के हिसाब से कॉन्सेप्ट में तो आपको बता रखा है, प्रॉफिट मार्जिन और एक्स्ट्रा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर होगी तो वो ले लेना, ज्यादातर वो होती ही नहीं है। तो बस एनआरवी आपकी निकल के आ गई एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी लिख सकते हो, आप पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी लिख सकते हो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो कितना कितना बचा? ये बचा 37,50,000। ये कितना बचा माइनस करके? 3,60,000, ठीक है। ये बचा 2,50,000, ये तो 2 लाख ही बचेगा, और ये बचा 13,50,000। और जरा एक काम अपना और आसान कर लो, फाइनल टोटल भी देख लो कितना फाइनल। सबका इंडिविजुअल टोटल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फाइनल टोटल बता दो भले। फाइनल एनआरवी का टोटल कितना आएगा तो ये भी चेक कर लेते, क्योंकि रेशियो में बांटना है ना हमको। 59,10,000, सही, 59,10,000। अगर रेशियो निकालना चाहो इसका, मतलब आप मैथमेटिकली कैसे भी कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का रेशियो आएगा, 375:36:25:20:135। अगर आप रेशियो के हिसाब से करोगे तो ये आपका रेशियो आएगा। चलो, तो अब तीसरी कैलकुलेशन क्या मैं आपको करने को बोल सकता हूं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? समझ गए होगे शायद तीसरी कैलकुलेशन क्या है हमारी या तीसरा पार्ट हमारा रादर क्या है? अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो पांचों प्रोडक्ट्स के जॉइंट कॉस्ट को आपको अपोर्शन करना है। जॉइंट कॉस्ट फर्स्ट कैलकुलेशन में निकाल लिया, और किस रेशो में करना है ये सेकंड कैलकुलेशन में निकाल लिया। तो क्या आप ये करके बता सकते हो? मैं थोड़ा सा अपना समय बचाना चाह रहा हूं, सीधा सीधा कैलसी पे आप ये रेशो में बांट के मुझे बता सकते हो कि कितना आएगा पांचों प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट। तो वही अपनी अच्छी वाली ट्रिक, जो स्मार्ट ट्रिक है कैलसी की, कैलसी भी लिखो 41,37,000, और इन सबका टोटल मेरे ख्याल से कितना आ रहा है? 591 आ रहा है, 591 आ रहा होगा। तो इसको डिवाइड कर दो विद 591, तो 7,000 आ रहा होगा आपकी कैलसी में, एग्जैक्ट फिगर आ रही होगी। 2 बार मल्टीप्लीकेशन की फिगर बटन दबा दो, और बस अब एक एक करके डालते रहो।
तो ए का 375 लिखो, इक्वल टू करो, तो ये आएगा 26,25,000। फिर 36 लिखो, इक्वल टू दबाओ, ये आएगा 2,52,000। फिर 25 लिखो, इक्वल टू दबाओ, ये आ रहा है 1,75,000। फिर 20 लिखो, इक्वल टू दबाओ, ये आ रहा है 1,40,000। और लास्ट क्या था, 135 था, तो 135 लिखो, इक्वल टू दबाओ, तो ये आ रहा है 9,45,000। तो ये बताओ, इसमें कोई परेशानी तो नहीं? थोड़ा हमने अगर स्मार्ट तरीके से काम कर लिया तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये मेरी अपोर्शनमेंट आ गई, ठीक है। तो देखो मैंने कैलकुलेशंस कर ली, अभी हमारा मेन आंसर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि मेन आंसर तो वो एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, वो आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछ रहा है। बट हाँ, वो इनकम स्टेटमेंट अब बनाने के लिए मेरे को जो फिगर्स चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो मैंने यहां पे निकाल ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट कॉस्ट का मैंने 5 प्रोडक्ट का अपना हिस्सा निकाल लिया। अब क्या है यार, अब मैं अगर 11वीं के बच्चे को भी बोलूंगा ना, बेटा प्रॉफिट निकाल के बताओ 5 प्रोडक्ट का, तो वो भी मुझे निकाल के बता देगा, ठीक है ना। तो अब आपका मेन आंसर स्टार्ट हुआ यहां से। तो ए बी सी करके उसने पूछा था ना, तो अब हम लिखेंगे ए पार्ट का हमारा जो है, जो भी उसने बोला था, इनकम स्टेटमेंट और ब्रैकेट में व्हेन नो प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, अब हम एनआरबी नहीं निकाल रहे। एनआरबी निकालने के लिए तो हमने फाइनल प्रोडक्ट लिया था, मतलब फाइनल प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस लिया था। लेकिन अब आप एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, तो अब हम बोल रहे हैं कि हम विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग अगर सारे प्रोडक्ट्स को बेचते तो कितना प्रॉफिट होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको सबके ये वाले सेलिंग प्राइस लेने हैं, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग वाले। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहां प्लीज कंफ्यूज मत होना, कभी कभी बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। एनआरबी कैलकुलेशन करना इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अब हम एक्चुअल देख रहे हैं कि भाई हम क्या प्रोडक्ट को कितना पे सेल कर रहे हैं। तो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग अगर हम सेल करेंगे तो हमारी ये सेलिंग प्राइस होगी सारे प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है ना। सो कृपया करके कंफ्यूज ना होए कोई भी बच्चा, पहली मैं वार्निंग दे रहा हूं, माइंड में एकदम क्लैरिटी रखना। तो ए बी सी मतलब वही है, डिफिकल्ट है नहीं चैप्टर, तो डिफिकल्ट बनाने के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कर दो, और कुछ नहीं कर सकते। कैलकुलेशन ज्यादा कर लो, क्लेरिकल वर्क ज्यादा कर लो, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर लेंगे। तो सेल्स, ठीक है, तो दोबारा मैं यहां पे भी क्लियरली लिख रहा हूं, हमें सेल्स कब की लेनी है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। चलो, तो ए की 2 लाख यूनिट्स, अब आप सेलिंग प्राइस कितनी लोगे, 17 लोगे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेलिंग प्राइस लोगे। बी की 30,000 यूनिट्स, आप कितनी सेलिंग प्राइस लोगे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की 13 रुपए। सी की 20 कितने थे, 5,000 यूनिट्स इंटू 8 रुपए, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेलिंग प्राइस। अच्छा, डी में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि डी में तो एक ही सेलिंग प्राइस है, चाहे आप कोई भी केस उठा लो, इसमें तो फर्दर प्रोसेसिंग की बात ही नहीं है। और फाइनली ई में क्वेश्चन में देख रहा हूं 75,000 यूनिट से इंटू 14, ठीक है ना। चलो, तो अब वापस से कर लेते, तो 17 टू 34 होता है, तो ये 34 लाख आएगा। फिर 13 3 39 होता है, तो ये 3,90,000 आएगा। फिर 25 8 200 होता है, तो शायद ये 2 लाख आएगा, ये भी 2 लाख आएगा। ये मैं निकाल लेता हूं, 75,000 इंटू 14, 10,50,000। और सबका टोटल भी करते चलो, अब टोटल करते रहना, ओवरऑल भी हम लोग देखते रहेंगे ना इनकम स्टेटमेंट। हाँ, 50 to 40, ठीक है, सही जवाब 50 to 40, ठीक है। अब इसमें से लेस करेंगे क्या, इसमें से हम लेस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, जो हमने ऊपर अपोर्शन कर रखा है। 5 प्रोडक्ट का अपना अपना जो जॉइंट कॉस्ट है, वो हम माइनस करेंगे ये वाले, 1 2 3 4 5। चलो, तो ये माइनस कर देते हैं, तो 26,25,000, फिर 2,52,000, और क्या था 1,75,000, डी का था 1,40,000,
और ई का था 9,45,000। ठीक है, और टोटल में तो हमें पता ही है, टोटल तो हमने पहले निकाली थी 4137। चलो, तो ये आ गया। तो इससे हमें पता है क्या पता लगा। अभी हमें नेट प्रॉफिट तो नहीं पता लगा, क्योंकि याद रखना एक फिक्स्ड कॉस्ट भी उसने बाद में दे रखा है, बट अभी अभी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी पता लग गई। तो जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में भी, जब हम प्रोडक्ट वाइज कहते हैं चीजों को, तो जो प्रॉफिट निकालते हैं इसको हम बोल देते हैं ग्रॉस मार्जिन, मतलब हर प्रोडक्ट का अपना मार्जिन कितना निकल के आ रहा है, क्योंकि ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है। फाइनल प्रॉफिट तब आएगा जब हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस करेंगे। तो ये मार्जिन निकल के आ गई, जैसे ए की आ गई 7,75,000, बी की आ गई -252, ये आ गई 1,38,000। ठीक है, ये आ गई 25, ये आ गई 60, और ये शायद आ रहा है 1,05,000। और टोटल भी कर लेते हैं, +138 +25 +60 +1,05,000, तो टोटल आ रहा है 11,03,000। 11,03,000, हालांकि अब डायरेक्टली टोटल में से टोटल माइनस कर देते तो भी आ जाता। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 11,03,000। तो मतलब टोटल ग्रॉस मार्जिन पांचों प्रोडक्ट का मिला के हम कितना कमा रहे हैं, 11,03,000। और अगर आपसे, क्योंकि फाइनल प्रॉफिट आपको निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट निकालने के प्रॉफिट निकालने के लिए जो एक फिक्स कॉस्ट उसने बता रखा था अलग से, वो हम एक साथ माइनस कर देंगे। उसको बांटना बांटना नहीं होता, मैं फिक्स कॉस्ट हम डायरेक्टली इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो कितना था वो फिक्स कॉस्ट, ये था 473 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था। तो इससे मेरे को फाइनल नेट प्रॉफिट पता लग जाएगा कितना आ रहा है। तो आप इसको खाली प्रॉफिट भी लिख सकते हो, आप इसको नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया मेरा प्रॉफिट, -473, तो ये आ रहा है 6,30,000। करेक्ट। तो ये उसने बेसिकली आपसे मांगा था। चलो, सिंपल है, आसान है, क्लरिकल वर्क है, बट वैसे आसान है। ए पार्ट डन हो गया हमारा। अब बी पार्ट में क्या है, सेम काम, बिल्कुल ऐसी ही स्टेटमेंट बी में बनानी है आपको, सेम स्टेटमेंट। बस अब क्या है कि अब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आप बताओगे, यानी अब आपको पहली बात सेल्स लेनी पड़ेगी फाइनल प्रोडक्ट की, सब प्रोडक्ट्स की, डी को छोड़ के, क्योंकि डी तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं, बट बाकी प्रोडक्ट्स की आपको फाइनल सेल्स लेनी पड़ेगी। और आप ज्वाइंट कॉस्ट तो माइनस करोगे करोगे, साथ में अब आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी बड़ी होगी इनकम स्टेटमेंट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो करेंगे, आओ बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड, तो अगेन वही ए बी सी डी ई और एक टोटल। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स। अब बस आपको ताकि क्लैरिटी रहे, हमें फाइनल प्रोडक्ट वाली सेल्स लेनी है, और पागलों की तरह दोबारा से नहीं कैलकुलेट करना। ये हमने एनआरवी निकालते वक्त ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी, वही सेम सेल्स आ जाएगी। ये जो हमने ऑलरेडी एनआरवी निकालने के लिए निकाली थी सारी सेल्स, सेम कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है ना, तो दोबारा से नहीं उठा के कैलकुलेट करना हमको कुछ भी। तो ए की 50 लाख आई थी, क्योंकि वो हमने फाइनल प्रोडक्ट की सेल्स उठाई थी ना सारी, इसीलिए। बी की 5,10,000 आई थी, सी की 3 लाख आई थी, और डी की में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो तो फर्दर प्रोसेस है नहीं, हो नहीं रहा, तो वो 2 लाख ही रहेगा। और ई की शायद 15 लाख थी। चलो, तो 55,10,000 प्लस 5 लाख प्लस 15 लाख, तो टोटल आ रहा है 75,10,000। 75,10,000 आपका टोटल आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करना है आपको, लेस करना है। एक तो जॉइंट कॉस्ट, वो तो लेस करना ही करना है, और
इंपॉर्टेंटली आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करनी है, क्योंकि अब आपको फाइनल प्रॉफिट निकालना है ना, तो अब जो भी सारे कॉस्ट इनकर करो सब माइनस करना है। जॉइंट कॉस्ट तो ऊपर से कॉपी पेस्ट मार लो, तो यह था 26,25,, फिर था 2,52,, 1,75,, 1,40,, और 9 लाख समथिंग था, 9,45,, और टोटल था इसका 41,37,। ठीक है ना। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फिर से या तो मतलब क्वेश्चन से भी देख सकते हो, नहीं तो यहां से भी देख सकते हो, यहां भी आपने माइनस करी थी, वही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहां पे भी माइनस हो जाएगी। 12,50,, 1,50,, 50, डी में तो कुछ नहीं है, और सी में भी था 1,50,000। तो 3.5 और ये 15 और ये शायद 16 लाख आ रहा है टोटल, चेक कर लेना, 16 लाख शायद टोटल आ रहा है। तो अब आपको क्या पता लगेगा, अगेन ध्यान रखना, अभी भी आपको सिर्फ ग्रॉस मार्जिन पता लगा है सब प्रोडक्ट्स का, क्योंकि लास्ट में हमें वही फिक्स कॉस्ट यहां पे भी माइनस करनी है, तो आपको ग्रॉस मार्जिन पता लग गया। तो 50 लाख माइनस 26,25,, माइनस 12,50,000। नहीं तो आप एनआरवी जो हमने निकाली थी उसमें से सिर्फ जॉइंट कॉस्ट वाला पार्ट और माइनस कर लोगे तो भी आ जाएगा। 11,11,25,, 5,10,000 माइनस 252, ठीक है जी, 1,08,000 सही, 75,000 सही, 60, 4,05,000, और टोटल भी बता दो। 17,73,000 सही। और लास्ट में क्या लेस करोगे, फिक्स कॉस्ट जो भी दे रखा है, फिक्स कॉस्ट है जो भी जिस भी नाम से दे रखा था, तो डायरेक्टली आप यहां माइनस कर देना है 4,73,000। तो फाइनली आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बोल लो या सीधा खाली प्रॉफिट बोल लो, जैसे भी सही लगे। तो ये आ रहा है शायद 13 लैक्स, ये आ गया आपका 13 लैक्स। चलो तो बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो डन हो गया, ओके। अब वैसे उसने सी करके नहीं पूछा था, बट हाँ एक थर्ड रिक्वायरमेंट भी उसने पूछी थी। तो अब क्योंकि अब हमारे पास स्टेटमेंट सामने खड़ी है, तो अब मैं आपको बेहतर ढंग से बता पाऊंगा। बहुत आसान उसने सवाल पूछा है। उसने पूछा, मैं सी करके वैसे लिख रहा हूं बट उसने अलग से पूछा था। वो कह रहा है कि आप एक प्रोडक्शन प्लान बताओ। प्रोडक्शन प्लान का मतलब जैसे कि मैं आपको कह रहा था प्रोडक्ट मिक्स बताओ कि बेस्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन प्लान क्या होगा। इसका मतलब क्या है लिखते भी चलेंगे। मैं सी नहीं लिखता क्योंकि गलत है, टेक्निकली सी उसने बोला नहीं है, तो मैं इसे स्टार डाल के लिख देता हूं इसको। उसने अलग से एक रिक्वायरमेंट पूछी थी, एडवाइस पूछी थी सिंपली कि मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट प्लान बताओ। मतलब आपको बस अब ये चेक करना है, मैं पहले सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी ई। अब आपको बस चेक करना है कि भाई देखो अभी हमने जो ऊपर दो सिनेरियोज लिए, हमने या तो सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करा या किसी भी प्रोडक्ट को नहीं करा। आपको प्लान ऐसा बनाना है, आपको यह देखना है कि भाई जिस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके ज्यादा फायदा होता है वो प्रोडक्ट हम फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे, और जिस प्रोडक्ट में हमें विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग ज्यादा फायदा होता है वो हम विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बेचेंगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी है ना कि भाई एक को फर्दर प्रोसेस करे तो दूसरे को नहीं करेंगे, या एक को नहीं करे तो दूसरे को भी नहीं करेंगे। आप तो अपने लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल सिचुएशन चेक करोगे। तो आपको बस ये चेक करना है कि किस प्रोडक्ट को हमें प्रॉफिटेबल, ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के लिए फर्दर प्रोसेस करना है और किसको नहीं करना। ठीक है, तो मैं आगे लिख रहा हूं, वेदर टू फर्दर प्रोसेस
कैसे, मैं एक का बताऊंगा, दूसरे तीसरे चौथे सबका आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। मैं ए प्रोडक्ट की बात करता हूं। तो जब हमने ए प्रोडक्ट की बात करी थी तो हमने विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग देखा था कि इसका ग्रॉस मार्जिन कितना आ रहा है, 7,75,000। लेकिन जब फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे तो कितना ग्रॉस मार्जिन आ रहा है, 11,25,000। तो लगाओ कॉमन सेंस, बताओ कहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है, ए को फर्दर प्रोसेस करके या विदाउट फर्दर प्रोसेस करके? फटाफट से बताओ। फर्दर प्रोसेस करके। समझ आ गया ना? तो आपको बस ये चेक करना है कि ए को भाई हमें फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए। सिमिलरली बी का बताओ, विदाउट फर्दर प्रोसेस ये रहा 138 ग्रॉस मार्जिन, और आफ्टर फर्दर प्रोसेस है 1,08,000। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सी का बताओ फटाफट से देख के, सी का फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। अच्छा, डी में या तो आप नो लिख दो या एनए लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि डी में तो रेलिवेंट ही नहीं है, फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। और ई में भी बता दो, ई का कंपेयर करके बताओ जल्दी से फटाफट से। 1,05,000, 4,05,000। तो यहां तो बहुत फायदा आ रहा है ना फर्दर प्रोसेस करके, तो यहां भी करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये पूछ रहा था वो आपसे। अब मुझे बताओ, अगर मैंने ये प्रोडक्शन प्लान बना दिया, बेसिकली काइंड ऑफ ए प्रोडक्शन प्लान बन गया कि ए को फर्दर प्रोसेस करो, बी को नहीं करो, सी को करो, डी को तो चलो छोड़ दो, और ई को करो। इस प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से अगर मैं आपसे दोबारा बोलूं, फिर से बन रहे, मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट फाइनल बना के दिखाओ, तो क्या आप वो खुद कर सकते हो? वैसी सेम इनकम स्टेटमेंट, डिट्टो सेम। अब बस ध्यान क्या रखना है, जिस प्रोडक्ट को आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, आप उसकी फाइनल सेल वैल्यू लोगे फाइनल प्रोडक्ट की, और उसमें आप साथ में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लोगे। और जिसको आप नहीं कर रहे उसको आप सिर्फ उतना ही लोगे, बिफोर फर्दर प्रोसेस वाला सेल वैल्यू लोगे, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लोगे। मतलब आपको ऊपर की जो आपने स्टेटमेंट बनाई उनको ही रेफर करना है। जब ए का बनाओगे, आप ए को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, तो ए की आप यही वाली जानकारी फिर से लिखोगे, ये। वहीं जब आप बी को लोगे तो बी में आप फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे, तो अब यहां से खाली ये और ये वाली जानकारी लोगे, ए पार्ट की लोगे। बस ऐसे करके क्या आप ओवरऑल मुझे बताओ, दोबारा से एक नई इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो और उसको बना के फिर फाइनल नया प्रॉफिट निकाल सकते हो कि नहीं? क्या ये वाला पार्ट मैं होमवर्क में दे दूं? ठीक है, तो रेफर आईसीआई आंसर। वैसे तो आईसीआई आंसर भी नहीं लिखना चाहिए, मैंने आपको इतने अच्छे से दिखा दिया कि आप खुद ही कर लोगे, मतलब सेल्फ करना है आपको फॉर इनकम स्टेटमेंट। थोड़ा इससे क्या है कि टाइम सेव होगा, नहीं तो क्या है कि मैं फिर से बनाऊंगा तो अननेसेसरी टाइम लगेगा ना, क्योंकि है बहुत आसान पार्ट, आपको समझ आ गया है, तो ये पार्ट आप होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर नहीं होगा तो आप मुझे अगली क्लास में बता ही दोगे, तो मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। चलो, तो हो गया हमारा एक पार्ट डन। अब छोटा सा पार्ट, वापस से आप कॉन्सेप्ट में आओ, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट बेसिकली कह सकते हो, जल्दी से निपटा लो मेरे साथ साथ स्पीड में। फाइनल कॉन्सेप्ट आपका, तो हमने जॉइंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट पूरा सीख लिया कि जॉइंट प्रोडक्ट के केस में कैसे आपको अपोर्शनमेंट करनी है। अब जो दूसरा पार्ट है आपका चैप्टर का, दैट इज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका थोड़ा सा आइडिया ना आपको ऑलरेडी है, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट्स अपने फाउंडेशन लेवल में पढ़ चुके हो, तो मोर और लेस वैसा ही काम आपको यहां पे भी करना है। तो अब आप कॉन्सेप्ट में आके अपोर्शनमेंट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। या आप पता है इसकी ऑल्टरनेट हेडिंग ऐसे भी डाल सकते हो, सिंपली ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। अभी तक तो किसी क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट की आई नहीं ना कहानी, सब जॉइंट प्रोडक्ट्स ही थे। अब बाय प्रोडक्ट है तो आपको क्या काम करना है? तो वैसे मैं ऐसी बस जानकारी के लिए जस्ट इन केस आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको याद है कि आपने फाउंडेशन में अकाउंट्स में क्या सीखा था, बाय प्रोडक्ट का आप क्या ट्रीटमेंट सीखते थे कॉन्सेप्चुअली? कॉन्सेप्चुअली बताना मुझे, कॉन्सेप्चुअली सिखाया हुआ था आपको कि बाय प्रोडक्ट की कैसे ट्रीटमेंट करनी है आपको, कुछ याद है आपको? हम एक फंडा सीखते थे कि भाई बाय प्रोडक्ट के केस में ये फंडा लगता है। नहीं याद होगा, मैं आपको ऐसी याद दिला देता हूं ताकि आपके एक माइंड मैप बन जाएगा। प्री कंडीशन कर रहा हूं बस आपको मैं याद दिला देता हूं। हम बाय प्रोडक्ट में क्या करते थे, हम
बाय प्रोडक्ट की जो रियलाइजेबल वैल्यू होती थी ना, उसको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करते थे। यानी मतलब मैंने आपको ऐसे बताया था कि अगर मेरी टोटल वैसे 100 रुपए की कॉस्ट है, ओवरऑल टोटल जॉइंट प्रोसेस की मेरी कॉस्ट है 100 रुपए, और मैं बाय प्रोडक्ट जो बना रहा हूं वो 20 रुपए पे बेच सकता हूं, तो मैं 100 माइनस 20 नेट 80 की कॉस्ट लेके चलूंगा। इसीलिए हम लोग वहां पे फाउंडेशन में अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते थे, जिससे हमारी जो फाइनल कॉस्ट होती थी वो कम हो जाती थी, एडजस्ट हो जाती थी। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट दी, और मोर और लेस आप समझ सकते हो यहां पे भी सिमिलर ट्रीटमेंट है। हालांकि यहां पे थोड़ी ज्यादा चीज आपको सिखाई जाएगी, बट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस वगैरह में आपकी ट्रीटमेंट यही सेम चलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान पार्ट बन जाता है आपका बाय प्रोडक्ट का, राइट। और वैसे मैं आपको याद दिला देता हूं, मैं थोड़ा सा आपको, मुझे एक पॉइंट और याद आ गया। कॉस्ट शीट चैप्टर अगर आप याद करोगे, कॉस्ट शीट चैप्टर हमने करा था, उसमें हम कॉस्ट शीट बनाते थे, उसमें भी एक सेल ऑफ स्क्रैप होता था। हम कॉस्ट शीट में सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करते थे, वहां पे भी सेम बात होती थी। हम सेल ऑफ स्क्रैप अगर होता था तो उसको अपनी कॉस्ट से कम करते थे, एडजस्ट करते थे। तो फंडा वही है, आप बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू लोगे, इट विल बी मोर और लेस लाइक अ स्क्रैप। हम तो मन में स्क्रैप सोचेंगे क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, और उसको हम अपनी कॉस्ट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो मेनली ये है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, अगर बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू तो हम निकाल सकते तो वेल एंड गुड। अगर आप बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आप बाय प्रोडक्ट की और कैसे कोई दूसरे ढंग से वैल्यूएशन कर सकते हो, ये भी एक पॉइंट आता है। हालांकि मेजॉरिटी केस में आप बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू निकाल सकते हो। भाई आपका अगर कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट निकला तो किसी ना किसी भाव पे तो उसको बेच ही सकते हो ना। बट मानो अगर आप उसको नहीं बेच सकते अपने बाय प्रोडक्ट को, तो आपको कोई और तरीका सोच के अपने बाय प्रोडक्ट्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है ना, तो ये मेन बस पॉइंट है इसमें, और अकॉर्डिंगली हमें यहां पे काम करना है। तो आओ इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखो ऐसे हेडिंग के फॉर्म में, NRV मेथड। तो लिखते रहना, समझ आता रहेगा, वेरी सिंपल। और ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है, आपको क्वेश्चंस वगैरह में भी मोस्टली यही मेथड दिखने वाला है। हालांकि पता आपको सारे मेथड्स होने चाहिए, तो मैं इस पर एक सितारा भी लगा लेता हूं, एग्जाम के लिए ये ज्यादा रेलिवेंट है। तो इसमें लिखना, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखना नेट ऑफ एनी एडिशनल प्रोसेसिंग ऑब्लिक सेलिंग कॉस्ट is reduced from the total cost of production of main products। तो ये आपको टर्म्स याद है, सारी मैंने बताई थी। मेन प्रोडक्ट, जो मेन कह सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स आप बनाते हो, उसको मेन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली या फॉर्मूला फॉर्म में लिखूं, तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ये लेना है, लेस प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट। मतलब एक तरह का आप इसको भी काइंड ऑफ समझ सकते हो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कि मानो अगर बाय प्रोडक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा और अलग से आपको प्रोसेस करके बेचना पड़े, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आती है वो। और अगर बाय प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई आपको स्पेसिफिक सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़े, मानो आप कोई एजेंट के थ्रू, कोई ब्रोकर के थ्रू बेच रहे हो, मानो ऐसे ही बोल रहा हूं, तो उस केस में फिर वो वाली कॉस्ट भी माइनस हो जाएगी। तो ये जो आपका बचेगा दैट विल बी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो वैसे देखा जाए, अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो हमने जो जॉइंट प्रोडक्ट्स के केस में रियलाइजेबल वैल्यू निकाली थी, NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम निकालते थे, तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है, सिमिलर फॉर्मूला है, राइट। तो आप ऐसे करके लिख लोगे, मतलब क्या निकालोगे आप, बाय प्रोडक्ट का NRV निकाल लोगे। हालांकि अभी मैं ट्रीटमेंट अलग से लिखवाऊंगा दोबारा से, बट इसमें क्या करते हैं हम, इस नेट रियलाइजेबल वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग,
हम लोग अपनी कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं, मतलब कॉस्ट से माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी आएगा, बहुत आसान है। तो आपकी जो जॉइंट कॉस्ट होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में जॉइंट कॉस्ट निकाली, उस जॉइंट कॉस्ट से आप ये बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू माइनस कर दोगे, और फिर जो आपकी बची हुई कॉस्ट है उसको अपने मेन बाय प्रोडक्ट्स के अंदर एज यूजुअल जैसे अभी तक करते आ रहे हो पोर्शन कर लोगे, जो भी रेलिवेंट मेथड है उसके हिसाब से। ठीक है, तो टेंशन नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बट अभी पहले मैं कॉन्सेप्ट वाली बात खत्म करना चाहता हूं, तो इसलिए वो कर रहा हूं। तो आप लिखते चलो साथ साथ मेरे साथ सेकंड मेथड। अब बाकी मेथड बस आप ये समझ लो थ्योरेटिकल मेथड है, थ्योरेटिकली बता रहा हूं क्योंकि बता रखे हैं आपके स्टडी मैट में, तो बस जबरदस्ती बता रहा हूं। प्रैक्टिकली आपको यही मेथड आएगा मोस्टली, आप ये मान के चलो कि आपके क्वेश्चन में यही मेथड आएगा जो मैंने आपको यहां पे लिखवाया। ठीक है, बट हाँ थ्योरेटिकली क्योंकि है तो आपको पता होना चाहिए, वही प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अब एमसीक्यूज भी है, तो एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है आपसे वो। तो बाकी जो भी प्रेस्क्राइब मेथड्स हैं आपके सिलेबस के हिसाब से वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो सेकंड मेथड इसमें है स्टैंडर्ड कॉस्ट इन टेक्निकल एस्टिमेट्स। ठीक है, ये क्या है, पढ़ने में लग रहा है जैसे पता नहीं क्या चीज है, कोई बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस है या मेथड है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। तो लिखो, इन दिस मेथड बाय प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड एट, ठीक है, यहां पे हम बेसिकली वैल्यूएशन बोल रहे हैं कि मानो हम रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, हम नहीं बेच पा रहे मार्केट में अपने बाय प्रोडक्ट्स को, तो हमें रियलाइजेबल वैल्यू नहीं पता पड़ पा रही, तो फिर आप कैसे वैल्यूएशन और कर सकते हो, अपने बाय प्रोडक्ट्स की क्या वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इन दिस मेथड बाय प्रोडक्ट्स आर वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, आपको कोई कुछ करना नहीं, अगर खुदा ना खास्ता लगाना भी पड़े मेथड तो आपको बता देगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। हालांकि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर है वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में हम सीखते हैं, बट आपको एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, उस पर वैल्यू कर दोगे आप अपनी बाय प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट वैसे निकलेगी कैसे, तो लिख लो विच इज बेस्ड ऑन द which is based on the average cost determined in the past and technical estimates of number of units of raw material going in the main product and by product। मतलब इतनी बड़ी अंग्रेजी में सिर्फ एक ही रेलिवेंट पार्ट है, दैट इज पास्ट एंड टेक्निकल एस्टिमेट्स, डिटरमाइंड इन पास्ट एंड टेक्निकल एस्टिमेट्स। मतलब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आइडिया आपको हो गया होगा कि आपकी बाय प्रोडक्ट्स बनाने में या मेन प्रोडक्ट्स बनाने में लगभग कैसे कॉस्ट की एलोकेशन रहती है, या कोई और आप टेक्निकल एस्टिमेट यूज करके आप एक अंदाजा लगा लोगे। आप बेसिकली एक अंदाजा लगा लोगे, सिंपली स्पीकिंग आप एक अंदाजा लगा रहे हो बस कि आपके बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, और उसी को आप एज अ फाइनल बाय प्रोडक्ट की वैल्यू लेके चलोगे। इतनी बड़ी अंग्रेजी का मतलब यही है। ठीक है ना, तो ज्यादा ना ही आपको कैलकुलेट करने आएगा, ना ही आपसे लिखने को आएगा। हाँ आएगा तो कुछ एमसीक्यू में अगर बाय एनी चांस आ जाए, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी अंग्रेजी लिखवा दी कि आपको समझ आ जाएगा कि कौन से मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। और फिर एक और मेथड है थर्ड मेथड, इसमें लिखना आसान है, तो बहुत और भी आसान है, कंपैरेटिव प्राइस। छोटे छोटे मेथड है, मतलब बचे हुए बस दो ही मेथड है। तो कंपैरेटिव प्राइस, तो बेसिकली मैं आपको वैल्यूएशन बता रहा हूं कि भाई अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है आपके पास, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो व्हाट आर द अदर ऑल्टरनेटिव बेसिस ऑन विच यू कैन वैल्यू योर बाय प्रोडक्ट्स। मतलब यही हम सीख रहे हैं। तो इसमें लिखो इन दिस मेथड बाय प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट लिखना, बाय प्रोडक्ट is valued with
reference to the price of a similar or alternative material। मतलब सिमिलर बाय प्रोडक्ट का जो आइटम है उसकी कॉस्ट अगर आपको पता है, उसकी वैल्यू पता है, तो आप उसके हिसाब से अपने इस बाय प्रोडक्ट की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब बस कीवर्ड हाईलाइट कर दो, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर और ऑल्टरनेटिव मटेरियल। ठीक है, तो है कुछ नहीं, रद्दी मेथड्स हैं एकदम, मतलब बेफालतू की चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिकली तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, बट है तो आपको बस बता रहा हूं। और फोर्थ है रीयूज मेथड, रीयूज बेसिस। ये तो मेरे हिसाब से काफी हद तक एक थ्योरेटिकल ही है, रीयूज बेसिस। इसका मैं आपको बहुत अच्छा कोई एग्जाम्पल तक भी नहीं दे पाऊंगा, ये ऐसा है मेथड, बट ठीक है जो भी है। इफ द बाय प्रोडक्ट can be reused, in the process as part of the input of process, then the value of such byproduct should be same as that of the material introduced in such process। इसमें आप ये हाईलाइट या अंडरलाइन कर लो, इफ द बाय प्रोडक्ट कैन बी रीयूज्ड एज पार्ट ऑफ द इनपुट। बहुत ही मतलब, अब मुझे नहीं पता रियलिस्टिक है कि नहीं, क्योंकि मेरी इतनी उस एरिया में नॉलेज तो है नहीं भाई, बट हाँ ये कह रहा है आपसे कि अगर आपका बाय प्रोडक्ट ऐसा है तो वापस प्रोसेस में एज अ इनपुट के तौर पे आप समझ लो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो सकता है। तो आप अपने बाकी रॉ मटेरियल की जो वैल्यू लेके चल रहे हो उसी वैल्यू पे इस बाय प्रोडक्ट को भी वैल्यू कर लो। मतलब ये कह रहा है कि मानो जिस प्रोसेस से बाय प्रोडक्ट निकला उस सेम प्रोसेस में वो बाय प्रोडक्ट दोबारा यूज हो सकता है। रीयूज मतलब दोबारा यूज होना, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह वो दोबारा से यूज हो सकता है। तो उस बाकी रॉ मटेरियल को आप जिस बेसिस पे वैल्यू लेते हो या जैसे भी लेते हो उसकी वैल्यूएशन या कॉस्ट निकालते हो, उसकी सेम वैल्यू आप इसकी भी बाय प्रोडक्ट की भी ले लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उतनी ही यूटिलिटी वो बाय प्रोडक्ट आपको दे रहा है, जस्ट लाइक एनी अदर रॉ मटेरियल। तो आप उसी बेसिस पे अंदाजे से उसकी वैल्यू ले लेना। तो एज आई सेड, मतलब बहुत प्रैक्टिकल तो नहीं है बट है तो है मेन। इसलिए इसमें जो पहला मैंने बोला रियलाइजेबल वैल्यू वो मेन है, दैट इज द मेन पार्ट। ठीक है ना। और फिर आप इसमें मेथड्स तो मतलब ये है, सेकंड थर्ड फोर्थ मोर लाइक थ्योरेटिकल है, इसलिए आप सितारा जो है वो एनआरबी मेथड पे लगाना, ये मेन है जो आपको क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सीखना है या करना है वो मेन है। अब फाइनली आप लिख लो लास्ट पार्ट और फिर हम अपने क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अल्टीमेटली कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें बाय प्रोडक्ट की क्या ट्रीटमेंट करनी होती है। हालांकि कॉमन ट्रीटमेंट ऑलरेडी बता चुका मैं आपको, ऊपर लिख भी चुके हैं, रादर बता भी चुका हूं कि हम अपनी कॉस्ट से एडजस्ट कर देते हैं बाय प्रोडक्ट की एनआरवी या रियलाइजेबल वैल्यू का को। बट हाँ अब थोड़ा प्रॉपरली एक बार कि भाई ठीक है, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई और तरीका भी हो सकता है कि भाई कोई और तरीका हम यूज कर ले। तो आप बस ये कर लो ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, और जिसमें दो बाइफर्केशन निकालना। एक लिखना ए, केस ए है बेसिकली, व्हेन बाय प्रोडक्ट इज ऑफ स्मॉल वैल्यू। तो आपको शायद याद हो या ना हो, आई डोंट नो, बट मैंने जब आपको बाय प्रोडक्ट के बारे में बताया था पिछली क्लास में,
तो मैंने आपको बताया था कि बाय प्रोडक्ट की जो जनरली जो निकल कर क्या आता है, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम ही होती है, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू ले लो जो भी है, इसकी अपनी वैल्यू एज कंपेयर टू द अदर बाय मेन प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स या जॉइंट प्रोडक्ट्स, सॉरी, इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, एक छोटी वैल्यू होती है। तो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअली बाय प्रोडक्ट की वैल्यू एक छोटी वैल्यू ही होगी। तो ये कह रहा है कि अगर बाय प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी सी है, मतलब जो आप जॉइंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो उसकी वैल्यू अपने आप में तो बहुत बड़ी बड़ी है, बट बाय प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप में ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट सी वैल्यू है, छोटी सी फिगर है। तो इस केस में आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, ट्रीटमेंट करने के दो ऑल्टरनेटिव है। एक तो वही जो मैंने आपको बताया अभी, जो ज्यादा कॉमनली यूज भी होता है, जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू है, ऐसा मत लिखो इसको, ऐसे लिख लो अंग्रेजी में, इसकी जो सेल वैल्यू है इसको डिडक्ट कर लो। तो डिडक्ट फ्रॉम, अरे भाई स्पेलिंग क्या होती है, हाँ, डिडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रैकेट में लिख लो जॉइंट कॉस्ट, डिडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट, या कभी कभी, वैसे होगा नहीं बट कभी कभी इसको कॉस्ट ऑफ सेल से भी एडजस्ट कर देते हैं। मतलब सिंपली स्पीकिंग आप अपनी कॉस्ट से एडजस्ट कर दो, आप अपनी कॉस्ट से एडजस्ट कर लो। वही अगर 100 रुपए की आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट आ रही है और आपके बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू 20 रुपए, तो आप जॉइंट कॉस्ट अपनी 80 रुपए ले लो। तो ये ज्यादा कॉमनली यूज्ड है और आपके क्वेश्चंस में भी यही आपको मेथड वैसे दिखेगा। लेकिन एक तरीका और है इसका, वो क्या है, वो लिख लो, सेल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। याद होगा आपको, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट एक हमने सीखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख लो एज मिसलेनियस इनकम, एज मिसलेनियस इनकम। तो आप इसको एज मतलब मिसलेनियस छोटी मोटी एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे समझ के आप इसको अपनी कॉस्टिंग पीएनएल में एज इनकम दिखा दो, क्रेडिट कर दो। लेकिन वापस से मैं सितारे बनाऊंगा इसी वाले में, 2 सितारे, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकली कौन सा मेथड यूज होता है, ये वाला, कि हम अपनी प्रोडक्शन के कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट से ही अपने एडजस्ट कर देते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट को, ठीक है ना। तो अगर बाय प्रोडक्ट की वैल्यू स्मॉल है, आप समझ लो मेजॉरिटी केस में आपको स्मॉल ही मान के चलनी है, तो फिर आपके अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट होगी। बट हाँ, अगर मानो आपका बाय प्रोडक्ट था तो सेकेंडरी प्रोडक्ट, लेकिन एक काफी कीमती प्रोडक्ट निकला और उसके अपने आप में वैल्यू बहुत ज्यादा है, व्हेन बाय प्रोडक्ट इज ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू, तो फिर पता है कॉन्सेप्ट क्या है, लिख लो, ट्रीटेड एज सिमिलर टू जॉइंट प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ बाय प्रोडक्ट। लो जी, बात ही खत्म होगी। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने बनाया, मतलब आपका बाय प्रोडक्ट निकला, मतलब बाय प्रोडक्ट निकला, सेकेंडरी प्रोडक्ट था, आप बनाना चाह नहीं देते, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट जो निकला वो उसकी अपने आप में अच्छी खासी वैल्यू निकली। आपने बोला अरे भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया, मेरे को बनाना ही नहीं था, बट मेरे को तो क्या बढ़िया प्रोडक्ट बन के मेरे लिए निकल के आ गया बाय प्रोडक्ट, इसको मैं अच्छे दाम पे बेच पा रहा हूं। तो फिर कॉन्सेप्ट ये कहता है, फिर टेक्निकली है तो ये बाय प्रोडक्ट, क्योंकि है ये सेकेंडरी प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू अपने आप में बाकी जॉइंट प्रोडक्ट की तरह अच्छी खासी वैल्यू है, तो आप इसको जस्ट लाइक जॉइंट प्रोडक्ट ही ट्रीट कर लो। आप मन में भूल जाओ कि ये बाय प्रोडक्ट है, इसको आप अपना जॉइंट प्रोडक्ट ही मान लो कि ये भी एक पार्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ही है, राइट। तो ए बी सी मानो 3 प्रोडक्ट निकले थे, ए और बी तो मेन प्रोडक्ट्स थे और सी आपका बाय प्रोडक्ट था। बट सी जो प्रोडक्ट था आपने देखा उसकी वैल्यू अच्छी खासी है, ए और बी को टक्कर देने वाली वैल्यू है, अच्छी खासी वैल्यू दे रहा है, तो आप सी प्रोडक्ट को भी अपना मेन जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ही ट्रीट कर लो बस। मतलब इसकी कोई अलग कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसा आप बाकी जॉइंट प्रोडक्ट को लेके चलते हो, आप अपनी कॉस्ट को सारे जॉइंट प्रोडक्ट में पोर्शन करते हो, सेम काम अपना यहां पे भी कर लो, दैट्स इट, ठीक है। अगेन आएगा नहीं क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इस पर कोई क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका यहीं से बनेगा, डिडक्शन वाले पार्ट से। तो पहले आप इतना नोट कर लो, थोड़ा मैं जूम आउट भी कर लेता हूं। मुझे बताओ
कॉन्सेप्चुअली बताना सिर्फ कि हाँ मीनिंग मतलब समझ आ गई जो सारी बातें मैंने आपको समझाई, ठीक है, दैट्स इट। तो आप चाहो तो अपने कॉन्सेप्ट पे कांटा लगा सकते हो इस चैप्टर के अंदर, कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं करना आपको, कॉन्सेप्ट यहीं खत्म हो गया आपका, बच गए आपके क्वेश्चंस। तो फटाफट से वापस से बुक खोलो, प्रैक्टिस रजिस्टर खोलो, क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा कि सर हमने इतनी सारी बातें लिखी क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही खुद आपको ट्रीटमेंट बताएगा। देखना बाय प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट ना क्वेश्चन खुद ही बताएगा आपको, ठीक है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ट्रीटमेंट लिखवाई ना वो क्वेश्चन वाला खुद आपको बताएगा कि इसकी ऐसी ट्रीटमेंट करो। तो आपको लगेगा सर हमने इसके अलग से इतना कुछ लिखा ही क्यों है, ये तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, हम तो बस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे आना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ते क्या कह रहा है ये, वेरी सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा सवाल है एकदम। स्माइल कंपनी प्रोड्यूसेस 2 मेन प्रोडक्ट, ओके, एंड अ बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ अ जॉइंट प्रोसेस। मतलब इसका मतलब जॉइंट प्रोसेस से हमारे 2 मेन प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं प्लस एक बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, मतलब टोटल 3 प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं। द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटीज टू इनपुट quantities of direct material used in the joint process remains consistent on the yearly basis। आपके जानकारी के लिए ये जो बता रखा है इसका कोई रेलिवेंस नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सिर्फ कहानी की बात है कि भाई इनपुट आउटपुट रेशियो, आपको याद होगा हमने जब मटेरियल कॉस्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने एक इनपुट आउटपुट रेशियो की बात करी थी, है ना, कितना इनपुट करते हैं तो कितना आउटपुट निकलता है। तो ये वो बता रहा है कि भाई ये जो इनपुट आउटपुट रेशियो है ना वो कंसिस्टेंट रहता है हर साल, बट इस जानकारी का आपको करना कुछ नहीं है, आपके लिए कोई रेलिवेंस नहीं है इस जानकारी की, ठीक है, कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड, लो जी फिजिकल वॉल्यूम मेथड मतलब फिजिकल यूनिट मेथड जो हमने सीखा था, टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। तो बिल्कुल जो सबसे पहला मेथड हमने सीख रखा है ना कल की मतलब पिछली क्लास में, वो वाले मेथड की बात करें कि जहां पे हम यूनिट्स के हिसाब से वॉल्यूम के फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से अपने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं टू द मेन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखना मैं ब्लू कलर से कलर करता हूं, अब आपको खुद समझ आएगा जो मैं आपसे कह रहा था। द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको ये कह रहा था बच्चों, देखो उसने खुद ही ट्रीटमेंट बता दी बाय प्रोडक्ट की, करना क्या है आपको, तो आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको रेफर करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिख गया कि आपको बाय प्रोडक्ट को करना क्या है, वही कह रहा है सेम थिंग जो मैंने आपको समझाई थी। वो कह रहा है कि आपकी जितनी भी जॉइंट कॉस्ट आती है आप उसमें से बाय प्रोडक्ट की जो भी रियलाइजेबल वैल्यू है वो माइनस करके जो बची हुई कॉस्ट है उसको अपने मेन प्रोडक्ट के अंदर अपोर्शन कर दो। कैसे अपोर्शन करोगे, वही जैसे हमने सीख रखा है यूजिंग फिजिकल वॉल्यूम या जो भी यूनिट मेथड, राइट। बस क्वेश्चन आसान यहीं पे हो गया, बाकी इंफॉर्मेशन सब गिवन होगी आपको। अच्छा, डिटेल्स ऑफ कंपनीज ऑपरेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। ड्यूरिंग द मंथ कंपनी इनकर्ड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपए। लो आपको डायरेक्टली जॉइंट कॉस्ट भी दे दी इस क्वेश्चन में, तो आपको कोई 2-3 कॉस्ट को जोड़ के खुद नहीं निकालनी, उसने खुद ही टोटल जॉइंट कॉस्ट बता दी 10 लाख रुपए। द मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड दस हैव टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो कह रहे हैं तो मेन हमारे प्रोडक्ट है, उसने यहां पे नाम भी दे दिए ए और बी, इसको आपको फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ता है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आप इसको बेच नहीं सकते, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेच सकते हो। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन है, उसने आउटपुट बता दिया इन केजी, तो ये आपको पता है क्या, ये आप ऐसा समझ लो आपको यूनिट्स पता लग गए, ए के 60,000, बी के 1 पीस और बाय प्रोडक्ट के 50,000। अच्छा, सेलिंग प्राइस बता दी तीनों की 50, 30 और 5, लेकिन ध्यान रखना प्रोडक्ट ए और बी की जो सेलिंग प्राइस है वो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि उसने क्या बोला, क्योंकि हम अपने इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच ही नहीं पाते तो हमें फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ता है। तो आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ए और बी को आप 50 और 30 रुपए के हिसाब से बेच सकते हो, और बाकी बाय प्रोडक्ट की भी आपको सेलिंग प्राइस पता लग गई, इसको आप यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट योर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, सिंपल। अच्छा, प्रोसेस कॉस्ट आपको बता दिया, तो ये पता है क्या, ये फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है, उसने ढंग से लिखा नहीं, बट क्योंकि वो ए और बी में तोड़ के अलग अलग से बता रहा है 2 लाख और 3 लाख, तो दैट मीन्स फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट है अपार्ट फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट तो है ही है, और ये एक्स्ट्रा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ए और बी का,
बस वो कह रहा है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू प्रोडक्ट बी बाय यूजिंग फिजिकल वॉल्यूम मेथड। मतलब वो सिर्फ बी के लिए पूछ रहा है कि आप बी में कितनी जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करोगे, ए और बी दोनों की नहीं पूछ रहा, वो पूछ भी सिर्फ बी की रहा है। इतना आसान क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या करना है, लिखो मेरे साथ साथ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दुआ करना ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में। कैलकुलेशन ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट। नेट जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। आपको क्वेश्चन वाले ने जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट तो दे दी, मतलब उसमें आपको कोई ये नहीं ब्रेकअप दिया कि मटेरियल इतना है, कन्वर्जन कॉस्ट इतना है, फलाना कॉस्ट ये है, कुछ नहीं। आपको उसने डायरेक्टली 10 लाख रुपए की जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट दे दी और आपको उसमें यह बता दिया कि हम क्या करते हैं, हमारा जो बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसको हम अपने जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट से एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट में भी सेम लिखा है और क्वेश्चन ने भी यही बताया। अच्छा, अब सर रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी बाय प्रोडक्ट की, इसमें भी तो यार डायरेक्टली दे दिया क्वेश्चन ने, 50,000 केजी है, केजी में दिया है, तो बाय प्रोडक्ट 50,000 केजी है और पर केजी का जो रेट है, सेलिंग प्राइस है बेसिकली वो 5 रुपए। तो ये लो, आपको अपने बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू भी पता लग गई। तो 50,000 केजी इंटू 5 मतलब इसकी 2.5 लाख रुपए की रियलाइजेबल वैल्यू है। तो आपकी नेट कॉस्ट कितनी हो गई, नेट जॉइंट कॉस्ट वो हो गई 7,50,000। अब आपको क्या करना है, इस नेट कॉस्ट को अब आपको अपनी मेन प्रोडक्ट यानी ए और बी में अपोर्शन करना है। वो भी किस बेसिस पे, फिजिकल, जो भी उसने मेथड बोला, यूनिट मेथड। दैट्स इट। और इसमें भी क्वेश्चन आपसे सिर्फ बी के लिए पूछ रहा है, ए के लिए तो पूछ ही नहीं रहा, आपसे वो खाली बी के लिए पूछ रहा है। हालांकि निकालने जाओ तो आप ए के लिए आराम से 2 सेकंड में निकाल लोगे, बट वो पूछ रहा है ए के लिए, सॉरी बी के लिए। ठीक है, अच्छा, अब उसने आउटपुट बताया ए और बी दोनों का, फटाफट से चेक करो। ए और बी का उसने आउटपुट बताया कि कितने केजी हमने बनाए, बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट समझ लो बताया उसने। ए के 60,000 केजी बनाए, बी के 1,20,000 केजी बनाए। तो वेरी सिंपल, ये 60,000 केजी है और बी का है 1,20,000 केजी। तो बस आपको ये जो जॉइंट कॉस्ट है बच्चों, ये इसी रेशियो में तो एलोकेट करना है। ये 7.5 लाख के जॉइंट कॉस्ट को आपको इसी रेशियो में अपोर्शन करना है। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो रेशियो 1:2 आ जाएगी। तो फाइनली आप अपोर्शनमेंट करके दिखा सकते हो, फाइनली आप अपोर्शनमेंट करके दिखा सकते हो। हालांकि उसने पूछा तो बी के लिए है, बट ए के लिए भी निकालने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा आपको। सीधा सीधा 7,50,000 की जो नेट कॉस्ट है वो 1:2 में बांट दो, तो आपको ए और बी दोनों का भी हिस्सा पता लग जाएगा जॉइंट कॉस्ट का। तो इसका 1/3 हो गया, इसको 2/3 हो गया। तो 1/3 बोले तो ये 3 2 6, 2,50,000 और ये आ गया 5 लाख। हालांकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ बी का निकालना था, ये वाला। बताओ कुछ है क्या इसमें, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। सिंपल है, समझ आ गया। तो यही ट्रीटमेंट है आपकी। चलो एक क्वेश्चन और करा लेता हूं, थोड़ा जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बाय प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। आओ, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा, ये तो बिल्कुल ही टुच्चा बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था। ये हाँ अलबत्ता अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या इस क्वेश्चन की, आईसीआई का आंसर भी गलत है और आईसीआई की प्रेजेंटेशन और भी महान है। आप गलती से भी इस क्वेश्चन का आईसीआई का ना ही आंसर देखना ना ही उनकी प्रेजेंटेशन देखना, आपके बाल झड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। उनका प्रेजेंटेशन भी देख लोगे ना तो है प्रॉपर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करने वाला, टेबुलर फॉर्म में काम करने वाला, बट पूरा आंसर आईसीआई ने नालायकों की तरह पैराग्राफ में चिपका दिया है। बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आंसर उन्होंने थ्योरी क्वेश्चन की तरह बना दिया उसका। तो वो मैं खैर लिखवा भी दूंगा, और आंसर भी गलत है, मेन आंसर भी गलत है। इन्होंने रियलाइजेबल वैल्यू की कैलकुलेशन ही गलत कर रखी है। तो यहां पे हमें आईसीआई के आंसर भी इग्नोर करना है, हमें आईसीआई का प्रेजेंटेशन भी इग्नोर करना है। हमने तो जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको कंसिस्टेंटली और सही ढंग से लगाना है और अच्छे से आंसर को प्रेजेंट भी करना है।
ठीक है, तो लिख लेंगे। आप पहले तो लिख लो अपने रजिस्टर में, चाहे तो लिख लो। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इग्नोर आईसीआई आंसर। तो आंसर तो इग्नोर करो ही करो, और उनकी प्रेजेंटेशन जो है आंसर की वो भी इग्नोर करो। मतलब बेसिकली आप आईसीआई का आंसर पूरा ही काटा लगा दो, ठीक है ना। तो हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो तो पढ़ते क्या कहता है। सॉरी, है क्वेश्चन आसान, वो इसकी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो हमारे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से फिलहाल के लिए कॉमन जो जॉइंट प्रोसेस है उससे आपके 3 प्रोडक्ट बन के निकलते हैं। इसके अलावा जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग सितंबर वर ₹8,40,000। तो थैंक यू बोलो सभी बच्चे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन वाले ने आपको जॉइंट कॉस्ट खुद ही निकाल के यहां पे भी दे दिया, आपको नहीं निकालना। अच्छा, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर फॉर एज फॉलोस। क्या है, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, 3 प्रोडक्ट हैं। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इतने इतने इतने, यूनिट सोल्ड इतना इतना इतना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट को या जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करोगे, अपोर्शन करोगे, तो आपको ये अपोर्शन करने के लिए क्या लेना चाहिए, आपको यूनिट्स प्रोड्यूस लेना चाहिए या सोल्ड लेना चाहिए। तो यहां पे एक ये पॉइंट आ जाता है इंटरेस्टिंग वाला, अच्छा पॉइंट, कि क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब में एक ही बस हमें यूनिट्स गिवन होते थे, प्रोड्यूस्ड, और एक क्वेश्चन हमने क्या था जो प्रोड्यूस्ड और सोल्ड यूनिट सेम ही थे। यहां पे आप नोट करोगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कुछ और है और एक्चुअल यूनिट सोल्ड कुछ और है। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम जॉइंट कॉस्ट का पोर्शन करेंगे तो उसके लिए हमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेना है। क्यों? क्योंकि भाई जरा ध्यान से पढ़ो, उसने बोला था जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट 8,40,000 है, इसको हमें अपोर्शन करना है। तो लॉजिकली सोचना है कि भाई अब जब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर करी तो हमने ये यूनिट्स बनाए ना इस प्रोडक्शन कॉस्ट से, बात समझ आ रही है। तो हमने प्रोडक्ट ए के 1500 यूनिट बनाए, बी के 3000 यूनिट बनाए, सी के 4500 यूनिट बनाए। तो जब हमने प्रोडक्शन करी तो हमने प्रोडक्शन करके इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करे, इसलिए हमें जब अपोर्शनमेंट करनी है तो हमें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड को बेस लेके चलना है, ना कि सोल्ड को। हाँ, सोल्ड यूनिट्स कुछ और है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ए के हमने 1500 यूनिट बनाए लेकिन बेच दिए 2000 यूनिट, ज्यादा यूनिट बेच दिए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई। आप मान लो ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा, बचे हुए 500 यूनिट का हमारे पास पहले से पुराना स्टॉक पड़ा होगा, वो हमने उसमें से बेचा होगा। लेकिन जो पुराना स्टॉक पड़ा था वो तो पिछले महीने या पिछले पीरियड में बना था ना। इस पीरियड में, करंट पीरियड में इतने रुपए की कॉस्ट इनकर करके, 8,40,000 की कॉस्ट इनकर करके हमने बनाए कितने यूनिट है? हमने तो ये यूनिट बनाए ना। तो हमारे लिए मतलब की जानकारी क्या है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे, ना कि कितने यूनिट्स हमने बेचे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि यहां पे यूनिट सोल्ड आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आपको इसका कोई काम नहीं है, राइट। अच्छा, इसके अलावा आपको सेल प्राइसेस दे रखे हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दे रखा है, ए का, बी का नहीं दिया, सी का नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि बी और सी प्रोडक्ट जो है वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक ही नहीं सकते होंगे। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपको तीनों के दिए हुए हैं। तो मतलब ए प्रोडक्ट के आपको बिफोर स्प्लिट फर्दर प्रोसेसिंग और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों भी दे रखा है। आप इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट को बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग भी लिख सकते हो, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। और यहीं पे थोड़ी सी गलती भी कर रखी है आईसीआई ने, ठीक है। हाँ, बी और सी में तो आपके पास आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ही खाली प्राइस है, और कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ, तो ये फर्दर प्रोसेसिंग है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ठीक है। तो वापस से एक बार चेक कर लो, आपको यूनिट्स प्रोड्यूस दे रखा है, आपके लिए काम की जानकारी वो है। आपके पास सेलिंग प्राइस है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ए के लिए है, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए, और फिर आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दे रखा है। अच्छा, अब देखो मजेदार जानकारी यहां पे दे रखी है। वो कह रहा है अज्यूम करो दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड एज बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट सी है आपका, ये बाय प्रोडक्ट है। तो अल्टीमेटली अब इस सवाल में मेरे पास मेन प्रोडक्ट्स क्या है? सिर्फ ए और बी। मेरे पास ये मेरे मेन प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट सी जो है दैट इज बाय प्रोडक्ट, राइट।
ओके, एंड द कंपनी अकाउंट्स फॉर द बाय प्रोडक्ट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज अ रिडक्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। देख लो, फिर से क्वेश्चन वाले ने आपको खुद ही बता दिया कि जो बाय प्रोडक्ट है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को आपको अपनी जॉइंट कॉस्ट से रिड्यूस करना है, नेट ऑफ करना है। जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वही सेम ट्रीटमेंट करनी है। तो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है आपको। अच्छा, रियलाइजेबल वैल्यू आप निकाल लोगे बाय प्रोडक्ट की, आपको सेलिंग प्राइस भी पता है, आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी पता है, सब कुछ पता है, तो आप इजीली प्रोडक्ट सी की यानी जो बाय प्रोडक्ट है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी निकाल लोगे, ठीक है ना। अच्छा, अज्यूम ऑल्सो दैट प्रोडक्ट बी एंड सी मस्ट बी प्रोसेस्ड फर्दर बिफोर दे कैन बी सोल्ड। भाई ये तो क्वेश्चन की टेबल देख के समझ आ गया था, क्योंकि क्वेश्चन ने बी और सी का स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो कोई सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं था। इसको देख के ही समझ आ गया था कि बी और सी को, इसका मतलब हमें फर्दर प्रोसेस करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बी और सी को बेच सकते हैं। हाँ, ए में दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी बेच सकते हो, आप आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी बेच सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इन सितंबर इफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगेन जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन का बेसिस क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपको भाई फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट क्या होगी। टोटल कॉस्ट, ध्यान रखना, वो जॉइंट कॉस्ट नहीं पूछ रहा, वो टोटल कॉस्ट बोल रहा है, ठीक है। क्या मतलब है इस टोटल कॉस्ट का, अभी वो भी बताऊंगा क्या है यहां पे टोटल कॉस्ट वर्ड का रेलिवेंस। बट आओ पहले धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर मैं दे चुका हूं कि आईसीआई का आंसर बिल्कुल मतलब थोड़ा गड़बड़ है और प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल ही वाहियात है, तो आपको दोनों ही इग्नोर करके चलना है। आप मेरे साथ साथ करो, तो फिर से लिखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट टू बी apportioned to प्रोडक्ट। बताओ हम जॉइंट कॉस्ट फाइनली किस में, अपने मेन प्रोडक्ट में अपोर्शन करेंगे, यानी ए और बी में, क्योंकि सी तो जॉइंट प्रोडक्ट है ही नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट है, तो उसकी तो हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू अपनी कॉस्ट से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था हमने, वही सेम काम कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट जो गिवन है क्वेश्चन में, जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है बेसिकली, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो कितनी दे रखी है आपको, तो वो आपको दे रखी है 8,40,000, 8,40,000, ठीक है सर, माइनस रियलाइजेबल वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ऑफ बाय प्रोडक्ट सी। तो आप इसमें से जो रियलाइजेबल वैल्यू है प्रोडक्ट सी की यानी बाय प्रोडक्ट की, वो माइनस कर दोगे और वो आप यहीं पे निकाल लो। बहुत सिंपल है। कैसे निकालना है रियलाइजेबल वैल्यू आपको, सिंपली नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता है बेसिकली ये। तो आप यहां पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू लिख लो, चाहे तो एनआरवी लिख लो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सेल्स वैल्यू, मैं यहीं पे निकाल के दिखा रहा हूं, ऑफ सी। तो प्रोडक्ट सी की सेल्स वैल्यू कितनी है, तो प्रोडक्ट सी के हमने कितने यूनिट्स बनाए, क्या बोला था उसने, यहां टेबल पे दिया था। आपको ध्यान रखना, लेना क्या है, प्रोड्यूस्ड लेना है, क्योंकि हम कॉस्ट की एलोकेशन करने के लिए काम कर रहे हैं, हम एक्चुअल सेल्स नहीं निकाल रहे। हम जो यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं उसकी क्या रियलाइजेबल वैल्यू, ये देख रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट सी के 4500 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। पॉइंट समझ में आ रही है। हम प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं निकाल रहे, हम कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे कि भाई हम एक्चुअल सेल्स वैल्यू लेंगे। हमें यह देखना है कि जो यूनिट्स हमने बनाए सी प्रोडक्ट के या जो भी प्रोडक्ट के, उसकी क्या रियलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमने 4500 यूनिट्स बनाए, 4500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए पे बिकते हैं, ये बिकते हैं ये रहा 50 रुपीज पे। तो ये कितना आ रहा है 4500 इंटू 50, दैट इज 2,25,000। अंदर लिखना, ठीक है, बाहर मत लिख देना। माइनस फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, देख लेना चाहे तो ऊपर जो मैंने बाय प्रोडक्ट की रियलाइजेबल वैल्यू वाला मेथड लिखवाया था उसमें भी यही सेम लिखा था कि फर्दर प्रोसेस कॉस्ट अगर है वो आपको माइनस करना होता है हमेशा नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए। वो तो हम बाय प्रोडक्ट्स मतलब मेन प्रोडक्ट्स जो होते हैं या जॉइंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी सेम करते हैं। तो 1,50,000,
तो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू फटाफट से चेक करो कितनी आई सर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी 75,000 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई हो किसी को इसमें। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी 75,000 है। तो माइनस करके मेरी अब नेट जॉइंट कॉस्ट कह सकते हो, नेट ऑफ बाय प्रोडक्ट कितनी निकल के आ गई। तो 8,40,000 माइनस 75, तो यार ये 7,65,000। और अब इस कॉस्ट को आपको किसको अपोर्शन करना है, ए और बी को। और बेसिस क्या है, मेथड क्या है, वही रियलाइजेबल वैल्यू मेथड जो हम ऑलरेडी आज की क्लास में ही 2 बार अप्लाई भी कर चुके हैं। सेम वही मेथड आपको यूज करना है। ठीक है ना, यस सर, ये समझ आ गया हमको। बढ़ो फिर आगे। तो अब ये फर्स्ट कैलकुलेशन होगी, नंबरिंग करते हुए चलता हूं, ये मेरी फर्स्ट कैलकुलेशन होगी। सेकंड कैलकुलेशन वही, क्योंकि अब हमें रियलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू बोल लो चाहे नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोल लो, ऑफ ए एंड बी, खाली ए एंड बी। चलो, तो आप यहां पे क्या लोगे, सेल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही आप फाइनल प्रोडक्ट की सेल वैल्यू लेते हो, इसमें से क्या लेस करते हो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जस्ट लाइक हम ऑलरेडी आज की क्लास में ही 2 क्वेश्चंस में कर चुके हैं, फर्दर 2 या 1 जिसमें भी करा था, मतलब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। बस जब आप सेल वैल्यू लोगे तो आप किसकी लोगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की। बार बार याद दिला रहा हूं, क्योंकि भाई हम तो ये देख रहे हैं कि जो यूनिट्स बनाए उसकी क्या रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, हम ये एक्चुअल सेल वैल्यू थोड़ी ले रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि यूनिट्स जो बनाए हमने उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है। तो जैसे ए की मैं बात करूं तो 1500 यूनिट्स बनाए, और इसकी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेरी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा मेरा, उसकी 150 रुपए की रियलाइजेबल वैल्यू रहेगी। ठीक है, और यही वो पॉइंट है जहां पे आईसीआई ने गलत कर भी रखा है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, आईसीआई ने यहीं पे थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, बट आपको यही लेना है। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के हमने 3000 यूनिट्स बनाए और इसकी फाइनल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 175, तो आपको कितना लेना है, 3000 इंटू 175। चलो जी, तो ये 225 होता है और 3 0, 2,25,000, और 175 इंटू 3000 ये आ रहा है 5,25,000, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो वह कितनी है, 1,50,000, दोनों की भी 1,50,000 ही है। तो 1,50,000, 1,50,000, ठीक है ना। तो फाइनली आपकी रियलाइजेबल या नेट रियलाइजेबल वैल्यू वही एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ गया, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये तो शायद 75,000 आया, और ये कितना आ रहा है, 525 माइनस 1,50,000, ये आ रहा है 375। तो अपना काम आसान करने के लिए आप एक काम और कर लो, चाहे तो, जरूरी नहीं है, बट आप चाहो तो इसका रेशियो निकाल लो, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो 75:375, और मेरे को ऐसा लगता है 375 डिवाइड भी हो जाएगा ना 75 से, 375 डिवाइड 75 5 से, तो ये और सिंप्लीफाई होके होगी 1:5। तो रेशियो शायद आपका ये 1:5 हो गया। और अब आप अपनी जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कर सकते हो ए और बी में। तो अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू ए एंड बी, वही मेथड, वही एनआरबी मेथड। चलो, तो बहुत आसान है, अब तो कुछ नहीं है, ए और बी। तो कितनी कॉस्ट हमको अपोर्शन करनी है, ये वाली 7,65,000 जो हमने निकाली, तो इसको अपोर्शन कर लो। तो 7,65,000 इंटू 1/6, 7,65,000 इंटू 5/6, तो यार ये 127,500
ये आ रहा है 637,500। चलो पहले यहां तक कर लो। बस अब एक छोटा सा पॉइंट लास्ट और बताना है इसमें। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, डन हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन ने वापस से क्या बोला था, उसने बोला था, उसने जॉइंट कॉस्ट नहीं बोला था कि भाई जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करके बताओ ए में, उसने बोला था ए की टोटल कॉस्ट बताओ। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट ए, जो प्रोडक्ट ए की बात हो रही है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दें या हम इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचें। अगर आप फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो आपको भली बात ही पता है कि भाई फर्दर प्रोसेस करके बेचने की वजह से अपार्ट फ्रॉम दिस जॉइंट कॉस्ट आपको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इंकर करना पड़ेगा। तो अगर तो जो आप प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी इंक्लूडिंग फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, और अगर आप विदाउट फर्दर प्रोसेस करके बेचते हो तो फिर आपको विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचते हो, यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हो, तो फिर आपको फर्दर प्रोसेस कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट यही रहेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे तो आप लिख भी लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम जब प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन से प्रोडक्ट ए की बात कर रहा है जानबूझ के, क्योंकि प्रोडक्ट ए में ही दो ऑप्शन है, बी में तो है ही नहीं, बी को तो फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ेगा। ए में दो ऑप्शन है कि या तो आप सेल कर दो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या आप सेल करो इसको आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल कर देते हो तो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू जॉइंट कॉस्ट ओनली, ऑफकोर्स जो आपने प्रोडक्ट ए में अपोर्शन करी है ऊपर। लेकिन अगर आप आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचते हो तो फिर आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, फिर आपकी टोटल कॉस्ट होगी जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो आप दोनों जगह आंसर छोड़ के नहीं आ सकते, आपको यह देखना पड़ेगा अब कि कंपनी के लिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है, कि हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दें या हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचें। तो आप दोनों में से चेक करोगे कि दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, फिर आप अकॉर्डिंगली जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसके हिसाब से आप टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करके बताओगे। अब समझ आ गया आपको, बात समझ में आई क्यों ये इंपॉर्टेंट है समझने को। अगर तो वो बोल देता बस जॉइंट कॉस्ट बताओ, फिर तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया होता। अगर वो कहता है कि बताओ जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करके दिखाओ, चाहे प्रोडक्ट ए में चाहे बी में चाहे दोनों में जैसे भी, तो फिर क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हो जाता। बट क्वेश्चन ये थोड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चन ने तो टोटल कॉस्ट पूछा, तो फिर इसलिए आपको टोटल कॉस्ट लेना पड़ेगा अकॉर्डिंगली कि कितनी टोटल कॉस्ट बनेगी। ठीक है ना। तो आपको वी विल हैव टू डिसाइड, पहले हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ये या ये। इसके लिए वही अगेन हमें सेम एनालिसिस करनी पड़ेगी जो हमने आज की क्लास में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में करी भी थी कि भाई फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए, वो जो घी वाला था कि बटर बेचनी चाहिए कि घी बेचना चाहिए, तो सेम एनालिसिस आपको यहां पे दोबारा से करनी पड़ेगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से आपके लिए क्या ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो बस वो मैं चेक कर लेता हूं जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। तो आओ, बिल्कुल जैसे मैंने आपको करके बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो सेल वैल्यू, ध्यान रखना हम ए की बात कर रहे हैं, ऑफ ए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल वैल्यू ऑफ ए आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है ना। कितने यूनिट से, चलो मैं क्वेश्चन से देख लेता हूं कितने यूनिट थे, 1500 थे शायद। हाँ 1500 यूनिट्स। यूनिट सोल्ड तो यहाँ पे रेलिवेंट है ही नहीं, बार बार कह रहा हूं, हमारे लिए तो सिर्फ वो प्रोड्यूस्ड यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो 1500 जो यूनिट्स हैं जो मैंने बनाए, वो अगर मैं बेचने जाऊंगा 1500 यूनिट्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो कितने पे बेचूंगा, तो उसकी प्राइस ये दे रखी है 150 रुपीज, 150 रुपीज।
तो ये कितनी आएगी 225 और 3 0 2,25,000 2,25,000 माइनस सेल वैल्यू ऑफ ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो अगर मैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इस 1500 यूनिट को बेचूंगा तो क्या होगी मेरी सेल 100 रुपए के हिसाब से होगी, दैट इज 1,50,000। तो अगर मैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचूंगा तो मेरी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगी। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितनी होगी 75,000 की। लेकिन डिसीजन लेने के लिए हमने क्या सीखा था, हमें फर्दर प्रोसेस कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा कि भाई ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमाने के लिए मुझे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। और वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी थी, वो मैंने यहीं ली थी। एक ही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी 1,50,000 1,50,000। तो अगर मैं 75,000 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना चाहता हूं तो मुझे 1,50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा एक्चुअली में क्या हो गया, मेरा तो इंक्रीमेंटल लॉस हो गया। बात समझ में आ रही है? तो बताओ आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसीजन लोगे कि आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचोगे ए को कि आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग? split off. बिल्कुल सही। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ए विल बी सोल्ड या शुड बी सोल्ड भी लिख सकते हो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ओनली। और वंस हमने फाइंड आउट कर लिया कि हम कौन सी स्टेज पे बेच रहे हैं तो अब आप निकाल सकते हो टोटल कॉस्ट। तो हमने बोला था अगर सेल स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे होती है तो योर टोटल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द जॉइंट कॉस्ट ओनली। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी होगी ऑफ ए, सिर्फ जॉइंट कॉस्ट के बराबर, नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो हमने कितनी निकाली थी जॉइंट कॉस्ट 127,500। यहां पे जाके आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दैट्स इट, मेरे साइड से डन है। अब आई थिंक रिमेनिंग क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए। तो होमवर्क में अब जो भी बच गए क्वेश्चंस आपके, आई थिंक एक ही इलस्ट्रेशन बचा है और बाकी एक या दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचे हैं, तो दैट यू कैन डू इन होमवर्क। ठीक है जी, चलो।